हाय अक्षत सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा हूँ मैं। आप कैसी हैं? मैं एकदम बढ़िया। ये बहुत फॉर्मल फॉर्मल नहीं हो रहा है? कैसे हैं हाँ, आप? फॉर्मल फॉर्मल हो रहा है। वैसे तो पता है, मैंने सोचा था कि मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी पॉडकास्ट की शुरुआत में कि मेरे लिए आज का एपिसोड थोड़ा सा स्पेशल है, दो रीजंस की वजह से। पहला रीज़न ये कि हमारे पॉडकास्ट पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग आए हुए हैं। जैसे कुछ एक्टर्स आए हुए हैं, कुछ क्रिकेटर्स आए हुए हैं, कुछ म्यूजिशियंस आए हुए हैं, बट एक ऑथर आज पहली बार आए हैं। एंड उसके अलावा क्योंकि मैं भी बचपन से आई हैव बिन एन एस्पायरिंग ऑथर, ओके। सो टू मीट यू इज सॉर्ट ऑफ मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल है ये मोमेंट। बट आई होप दैट आई एम नॉट डिसअपॉइंटिंग यू सादिका, बिकॉज एंड आई ऑल्सो होप दैट यू नो दैट आई एम अ पार्ट टाइम ऑथर, राइट? पार्ट टाइम ऑथर नहीं, ये नहीं नहीं पता पता? था। हाँ, तो आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड। ओह, जी, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। तो किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है, फुल टाइम हाउस हस्बैंड बनने में या फिर ऑथर, पार्ट टाइम ऑथर? यूजुअली अमूमन मेरी बात पे लोग मुस्कुराते हैं इस बात पे, पर इस लाइन में उतनी सत्यता भी है, क्योंकि वाइल आई वाज स्ट्रगलिंग टू be an author and a screenwriter and a poet and a lyricist, there had been a very long time, like a time of years, when I was genuinely and only taking care of my home, because मेरी जो समकक्ष हैं, my life partner, she was working. तो अभी भी हमारे इर्द गिर्द के जो पुराने लोग हैं हमको अभी भी की एंड का बोलते हैं। हाँ। और वी टेक इट वेरी लाइक अ कॉम्प्लीमेंट, यू नो, देयर इज नो प्रॉब्लम टू इट। तो शी वॉज इन अ, मतलब वो शी वॉज ट्रैवलिंग सो मच दैट आई यूज टू से दैट घर में मैं रहता हूँ, वो सूटकेस में रहती है। तो उस समय पूरे घर का ख्याल रखना, प्रेस के कपड़े समय पे देना, घर का हर कांच साफ है कि नहीं, किचन में सब है कि नहीं। खाना बनाना आता है आपको? मैं ऑलमोस्ट सब चीज़ें। हाँ। सो आई एम ऑल्सो द थर्ड जनरेशन ऑफ माई फैमिली इन टू हॉस्पिटैलिटी। ओके। हाँ। और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी रहता है, हॉस्पिटल और हॉस्पिटैलिटी अलग अलग होता है, मिक्स नहीं करना है। तो एज आई सेड, आई एम द थर्ड जनरेशन ऑफ माई फैमिली इनटू हॉस्पिटैलिटी। आई हैव रन माई ओन रेस्टोरेंट्स, 5 रेस्टोरेंट्स इन इंदौर फॉर गुड 10 years। तो आइए कभी घर, अच्छा खाना खिलाएंगे आपको। बिल्कुल। वैसे आपकी लाइफ काफ़ी रंगीन रही है, बहुत अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस, एक रेस्टोरेंट खोलने से लेके पार्ट टाइम ऑथर से लेके हाउस हस्बैंड से लेके। सादिका, क्योंकि मैं रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से हूँ और सबकी जात होती है ना, तो मैं जात से हलवाई हूँ। तो मेरे को इससे अच्छा अभी कोई एग्जांपल या कोटेशन ध्यान नहीं आ रहा है कि सबको दूसरे की खिचड़ी में घी ज़्यादा दिखता है। तो वो जो जो जीता है ना, उसको पता होता है कि रंग असल में कितने हैं और कितनी मिलावट है। तो बोल सकती हैं आप, बाहर से तो रंगीन ही है, सब कुछ अच्छा ही दिखता है। पर हाँ, पर मैं हाउस हस्बैंड होने के भी पहले, जो अब पहले मेरा इंट्रोडक्शन यही था कि हाय गाइस, आई एम अक्षत गुप्ता, अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। विद टाइम कुछ चीज़ें और समझ में आई आप लोगों के बारे में। तो इंट्रोडक्शन में एक शब्द जुड़ गया है परमानेंटली, वो है कि हाय गाइस, माय नेम इज़ उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, देन आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। जैसे पहले पुराने ज़माने में अंजनी पुत्र बोला करते थे। नहीं, वो पुराने ज़माने, ये जो पुराना शब्द लगा दिया ना हमको लगता है कि हर वो चीज़ जो पुरानी है वो कूल नहीं है। हर वो चीज़ जो पुरानी है वो ऑर्थोडॉक्स है, और हर वो चीज़ जो मॉडर्न है वो अच्छी और सही है। ये स्टेटमेंट और ये थॉट अपने आप में बहुत ही गलत है, क्योंकि हर वो चीज़ जो पुरानी है वो कूल ना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक कहावत है कि जब आप हमारे पुराण बहुत पुराने हो जाते हैं तो हम उसको इतिहास की जगह माइथोलॉजी कहने लग जाते हैं, लेकिन वो है इतिहास। तो ये तो बहुत कूल कल्चर था यार, कि आप, मतलब आप एज इन ऑल दी मेल्स ऑफ द कंट्री, देवभूमि भारत, अपनी माँओं के नाम से जाने जाते हैं। और ये बहुत अच्छा भी था, हर महीने में अच्छा था। आप लोग, हम लोगों की जो बनावट है ना, वो बहुत सोच समझ के बनाई गई है। तो जो हम अब जो मैस्कुलाइन वर्ड हमने कर लिया है कि नहीं बाहर का काम हम करेंगे, मुझे लगता है कि इस मामले में वो मधुमक्खियाँ और चींटियाँ आज भी हमसे ज़्यादा समझदार हैं। कि मधुमक्खियों में और चींटियों में ना जो हेड होती है ना, वो क्वीन होती है, क्वीन बी। क्वीन बी है ना। तो पूरा जो मस्कुलाइन काम होता है, मसल्स किसके ज़्यादा अच्छे होते हैं? जो लेबरस जॉब करता हो। और अगर परमानेंट डीएनए में मसल्स चले गए हैं या, तो उसका मतलब है कि आपने पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम किया हुआ है, तो आप जिसमें अच्छे हैं वो कीजिए।
तो अगर आप मस्कुलाइन चीज़ों में अच्छे हैं, आर्मी बनाने में अच्छे हैं, लड़ाई करने में अच्छे हैं, सामान उठाने में अच्छे हैं, तो बाकी चीज़ों में मत अपना दिमाग मत लगाइए ना। जैसे आज भी मेरे घर में हमारे पूरे काम में मेरा फाइनेंस मैं नहीं देखता हूँ, मेरी समकक्ष देखती है। कोई कारण होगा ना कि महिला को लक्ष्मी, मतलब धन की देवी की जगह धन का देवता क्यों नहीं बनाया पुराने लोगों ने, देवी ही क्यों बनाया, कोई कारण होगा ना। तो यू पीपल आर गुड इन सो मेनी थिंग्स दैट वी शुड नॉट बी ट्राइंग टू ओवरटेक। तो मुझे भी धीरे धीरे समझते समझते समझ में आया। तो अब जो आप लोग बेहतर कर सकते हैं उस पे नतमस्तक हैं हम, ऐसा है। तो ठीक है, आज हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा आपको समझने की। चलिए, आपकी बनावट पे अगर बात करें तो डिकोडिंग अक्षत गुप्ता, डिकोडिंग उर्मिला पुत्र अक्षत अक्षत गुप्ता। गुप्ता। यस। तो मुझे लगता है कि किसी भी इंसान को जानने का ना बेस्ट तरीका होता है जानने का, ये पता करना कि वो बचपन में कैसे थे, कि उनका बचपन कैसा था, कि वो शेप कैसे हुए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं आपका बचपन कैसा था, वेयर वर यू बोर्न एंड रेज्ड? मेरा बचपन शादी का बहुत खूबसूरत रहा है, बहुत प्यारा रहा है। आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलेंगी जो आपको बताएंगे कि मेरा बचपन उतना अच्छा नहीं रहा, होता है। और कई लोगों का वो कारण भी बनता है टू फ्लरिश और टू राइज, कि आई हैड टू। मेरा बचपन बहुत अच्छा रहा। माता पिता लव मैरिड हैं, छोटे से कस्बे के पहले लव मैरिड कपल हैं, और बहुत प्रेम है उन लोगों में। मेरे पिता हर किसी से आप करके बात करते हैं, अपनी खुद की समकक्ष से लेके और मेरे छोटे भाई के 2 साल के बेटे तक, है ना। तो वो जो एक तौर तरीका जो होना चाहिए हर घर में, वो हमारे घर में शुरू से रहा है। हम तर्क वितर्क हमेशा किए हैं, मतलब इसमें मेरे घर पे शुरू से ये मैंने कभी नहीं देखा है कि मैं हेड ऑफ़ द फैमिली हूँ, मैं डिसीजन ले लूँगा। जब हम थोड़े से हल्के फुल्के समझदार हुए थे ना, 9-10 तक भी पहुँचे थे, तो भी घर के बड़े डिसीजंस में हमारे डैड मॉम के साथ हमको बैठाने लग गए थे कि आओ बैठो, कुछ बात करनी है। तो थोड़े समय बाद तो कई बार ऐसा हो जाता फिर बात करनी है, आज पता नहीं कौन से डिसीजन को लेने बोलेंगे ये, और सबकी अलग अलग राय पूछी जाती है। तो मतलब ये वो जो बोलते हैं ना, वी एग्री टू डिसएग्री, वो हमारे घर में बहुत ओपन चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरे घर में बचपन से आम घरों से अलग देखा हूँ। जैसे आप ज़्यादातर घरों में आप देखेंगे कि कोई बोलेगा ना कि मरने की बात हो ना तो बड़े डांट देंगे। हाँ। और छोटे या बराबर वाले बोलेंगे ऐसे नहीं बोलते। मेरे घर में ऐसा नहीं होता। नहीं, मुझे मेरे पिता जीवित हैं और स्वस्थ हैं, और मुझे मेरी माँ को और मेरे छोटे भाई को, हम दोनों की समकक्ष को ये पता है कि मेरे पिता का जब मेरे पिता नहीं रहेंगे तो वो ऑलरेडी हमको इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं कि बेटा मेरे जाने पर ना मेरे साथ मेरे लिए ये कर देना। तो वी आर वेरी वोकल अबाउट डेथ, विच इज़ वेरी अबनॉर्मल इन हिंदू फैमिलीज़। फिर छठी, और हम लोग के घर में जो मैंने बोल रहा हूँ कि लॉजिकल डिस्कशन शुरू से होते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन जो हमेशा मुझे याद आता है वो ये है कि मेरे फादर अंबिकापुर नाम की जगह का हूँ मैं, कस्बा है छोटा सा, बहुत बहुत क्यूट लोग हैं वहाँ के, और आपको अपने लोग ज़्यादा अच्छे तब लगते हैं जब आप उनसे दूर हो जाते हैं। जब आप बड़ा शहर देखते हैं ना तो आपको वैल्यू समझ में आती है कि मेरे लोग कितने अच्छे हैं। जब आपको 2-4 जगह पड़ते हैं ना थपेड़े कि आप इतने अच्छे लोगों के बीच में आए थे कि आपकी अच्छाई को आपकी बेवकूफ़ी समझ के आपकी काट दी गई, है ना। तो आपको लगता है कि मेरे शहर में मेरे साथ कोई ऐसा नहीं करता। इनफैक्ट उस शहर में कोई किसी के साथ ऐसा नहीं करता। तो छोटे शहर की अपनी खूबसूरती है। 6वीं क्लास में पहुँचे और फेल हो गए। वो भी ऐसे स्कूल में फेल हो गए जहाँ पे ये कहावत चलती थी कि छोटे छोटे गांव में खोल दें स्कूल जी, 5 ठो कक्षा है 1 ठो गुरु जी, वही हेड मास्टर और वही चपरासी, ऐसा स्कूल में शिक्षक लाए फांसी। जे दिन बच्चा मनाए वो दिन शिक्षक मन नहीं आए, जे दिन शिक्षक मनाए वो दिन बच्चा मन नहीं आए, और जे दिन दोनों आए वो दिन छुट्टी। तो ऐसे स्कूल में जहाँ कोई फेल नहीं होता था, हम फेल हो गए। तब समझ में आया फेलियर क्या होता है। फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। बाकी का आगे बताएंगे, जैसा आपका सवाल आएगा वैसा हमारा जवाब आएगा। तो कैसे वो पहला फेलियर अपनी ज़िंदगी का कैसे डील किया हाँ, मतलब उस समय तो FAIL बस स्पेलिंग मालूम थी, असल में क्या होता है उस दिन पहली बार पता चला। हमको क्या डील करना था, उतने छोटे बच्चों को थोड़ी ना कुछ डील करना होता है, तो माता पिता को डील करना होता है। पर ये समझ में आ गया था कि जूनियर्स के साथ पढ़ना पड़ेगा, जो क्लासमेट्स हैं वो सीनियर्स हो जाएंगे। तो बहुत रोना गाना मचा है। इस चक्कर में हमको रायपुर के हॉस्टल में फेंक दिया गया। बुरी आदतें लगी वहाँ पे? नहीं, हॉस्टल में एक आध तो लगी जाती नहीं, मैंने आज तक कभी सिगरेट नहीं पी है। नहीं, आज तक।
I've never held a cigarette in between two fingers. ड्रिंक का शौक था पहले, क्योंकि फादर के साथ करते थे, मतलब डैड को ये समझ में आ अच्छा, गया था। इतना कूल था हाँ, रिलेशन। मेरे डैड मतलब ही स्टिल माई बेस्ट फ्रेंड, डैड आई लव यू। तो क्लास 9th में जब हम हॉस्टल से लौटे थे तो एक दिन केन का फर्नीचर होता था हमारे होटल में, तो केन का एक सेंटर टेबल, केन के इसी तरीके के 2 चेयर्स, और मैं अपने दोस्तों से मिल के आया और एक चेयर खाली था, सामने बियर की एक बॉटल थी, 2 ग्लासेस थे। तो मुझे लगा 2 ग्लासेस है, बियर की बॉटल है, तो डैड का कोई दोस्त आ रहा हो, तो मैंने स्टाफ को बोला एक और कुर्सी लाओ। तो डैड मेरे से बोलते हैं कि आपका कोई दोस्त भी आ रहा है? मैं बोला नहीं, आपका आ रहा है ना। बोले नहीं। मैं बोला 2 चेयर 2 ग्लासेस। बोले आज आप पियेंगे मेरे साथ। मैंने डैड मैं नहीं पीता हूँ। बोले आज पीना है, बैठो। तो उस समय लगा कि कूल तो लग ही रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मतलब क्यों बुरी आदत में डालने की कोशिश हो रही है। तो उस दिन हम जो भी पिए, फिर जो भी बतियाए, और फिर ढेरों के सो गए। तो फिर अगले दिन हमको समझाया गया कि बेटा इसलिए ऐसा कराया गया क्योंकि आप हॉस्टल में, किसी भी दिन कहीं से कोई स्नीक इन करके एक बॉटल लाएगा, है ना, और फिर उस दिन जब आपके सब साथी ले रहे होंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार सभी कर रहे हैं, हम भी कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पी रहे हैं, आपको कितनी पीनी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे रुक जाना है, ताकि आप कभी आने वाले समय में भी ड्रिंक लें तो गाड़ी चला के आपका एक्सीडेंट ना हो, आप अगले दिन सुबह नाली में ना मिलें, आप मार पीट करने के बाद, है ना, हमारे पास फ़ोन ना आए कि फ़लाने थाने आ जाइए। तो यू नीड टू नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड व्हेन टू स्टॉप। यस। सो दैट इज़ फॉर मी अ गुड डैड, कि कहीं एम्बेरस ना हो मेरा बेटा, तो जो करना है हमारे साथ ही शुरू करो। तो हाँ, लेकिन अब वो सब बहुत पीछे हो गया है, क्योंकि 2014 में लाइफ बहुत बड़ा टर्न ली, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें छूट गई, बहुत सारे लोग छूट गए। तो जब बहुत सारे लोग छूटे तो बहुत सारी आदत नहीं थी, मैं हमेशा शौकिया तौर पे मैंने की थी पहले, आदतन कुछ नहीं। एक दो जिन लोगों की आदत थी वो बड़े झटके से छीन लिए गए थे मुझसे। क्या हुआ था ऐसा 2014 में? तो इंदौर में मैं जब रायपुर से 10th ख़त्म करके मैं इंदौर पहुंचा, तो इंदौर में मेरी एक क्लासमेट थी जिनसे मुझे बहुत प्रेम हो गया। फर्स्ट लव? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन सीरियस लव। सीरियस लव। तो उनको भी मुझसे प्यार हो गया, तो फिर हम लोगों को 5 साल हम लोगों का एक रिलेशनशिप रहा, और बहुत कम उम्र में 21-22 साल की उम्र में हम दोनों ने शादी की, दोनों परिवारों की रजामंदी से। तो मेरे रिश्तेदार बोलते थे कि तुमको तो यही करना था। तो मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला कि बाप चढ़े घोड़ा तो बेटा थोड़ा थोड़ा, कि पेरेंट्स की लव मैरिज थी तो तुम तो यही करते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। शादी हुई, शादी अच्छे से चल रही थी, एक बहुत प्यारा बेटा हुआ, उनका नाम आराध्य है। वो 6.5 साल के हुए, तो 5.5 साल का रिलेशन था, फिर 8.5 साल की शादी थी, और 6.5 साल का बेटा था। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 15-16 साल, 20 साल हो जाता, पूरा 20 साल हो जाता। तो आप जब 33 ईयर्स के हुए थे, तो आपका 20 साल का मीनिंगफुल लाइफ एक दिन अचानक शाम को ज़ीरो हो जाता है। क्योंकि हमारी जो एक्स वाइफ हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो हमारे साथ और नहीं रहना चाहती, और वो हमारे बेटे को लेके चली गई। सो हर रिश्ते में शादी का, चाहे वो माँ बेटी का हो, पिता पुत्र का हो, पिता बेटी का हो, दोस्तों का हो, भाइयों का, बहनों का हो, हर रिश्ते में थोड़ी बहुत ऊंच नीच तलखी डिसएग्रीमेंट्स होना नॉर्मल। हमारे घर में डिसएग्रीमेंट्स होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, एंड वी यूज्ड टू टेक इट वेरी पॉजिटिवली कि भाई ठीक है, मेरे हिसाब से मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, पर सामने वाला जो कह रहा है वो पागल या बेवकूफ़ तो नहीं है, ड्रंक भी नहीं है। तो उसके तरफ का हमको शुरू से सिखाया गया है कि बेटा सामने वाले के शूज़ में अपना पाँव डाल के समझो कि वॉट एवर ही और शी इज सेइंग और डूइंग, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट, उसका क्या तर्क है, उसका क्या थॉट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, है ना। हो सकता है कि आप जिस लेंस से देख रहे हो आप गलत हो, सामने वाला सही हो। तो डिसएग्रीमेंट्स हर रिलेशनशिप में होते हैं, पर ऐसी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि ऐसा कोई ड्रास्टिक स्टेप ले लिया जाए। और ठीक है, ड्रास्टिक स्टेप भी लिया, ठीक है। रिश्ते में प्यार ख़त्म हो जाता है, ऐसा हर रिश्ते में होता है,
हर वो लोग जो आपको बचपन से सिखाए हैं पोइटिक लैंग्वेज में कि लव इज़ इटर्नल, दैट इज़ नॉट ट्रू अनफॉर्चुनेटली। नहीं, दैट इज़ नॉट ट्रू, दैट इज़ नेवर ट्रू। ये सब ना कुछ चीज़ें हैं सादिका जो ना मुझे लगता है कि सोसाइटी को कल्चर्ड रखने के लिए आपने और हमने मिल के बना लिया। जैसे लव इज़ इटर्नल, फॉरगिव एंड फॉरगेट, है ना, ये सब असल जीवन में नहीं होता है। आप देखिए ज़्यादातर परेशानियाँ उन रिश्तों में आती है जिसमें कोई एक काम करता होता है और दूसरा फुल टाइम अवेलेबल होता है, वहाँ दिक्कतें आती हैं। क्योंकि आप बाय चॉइस अपना दायरा इतना छोटा कर लेते हैं, आपने अपनी ज़िंदगी ही उस इंसान को बना लिया। He or she has become the center of your world, but unfortunately you are not the center of her or his world, है ना। उसके लाइफ के ट्रेन में एक कंपार्टमेंट आप हैं, आपने पूरी ट्रेन ही उसको बना रखी है। वो आपकी ट्रेन उसी के इर्द गिर्द गोल गोल घूम रही है, लेकिन उसकी ट्रेन बहुत जगह जा रही है। तो फिर जब वो बाहर से पूरे दिन काम करके या 10 लोगों से मिल के आता है, वो दूसरे माइंड सेट में होता है, वो एक्सपोज हो रहा है चीज़ों को, उसको एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है ना। अब काम कर रहा है तो 4 अलग तरीके के प्रॉब्लम हो सकती है, 4 अलग तरीके के एक्साइटमेंट्स हो सकते हैं। आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं है, एंड आई एम नॉट जेंडर स्पेसिफिक, है ना, क्योंकि मैं दोनों साइड रहा हूँ। मैं अपनी पहली शादी में बाहर काम कर रहा था और मैं अपनी दूसरी शादी में लगभग 5 साल हाउस हस्बैंड था। सो मतलब वो बोलते हैं ना कि तुम, मेरे पास वो एथिकल स्टिक है कि मैं दोनों की तरफ से बात कर सकता हूँ। मैं दोनों जीवन जिया हूँ, अपने तजुर्बे से, अपने अनुभव से बोल रहा हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि लव इज़ नॉट इटर्नल, इट इज़ ओनली 2 पीपल्स डिसीजन कि वो जो प्यार का पैमाना है ना, उसको कितने समय में वो ख़त्म करेंगे। बट ख़त्म ज़रूर होता है। नहीं, आप धीरे धीरे खर्च करेंगे तो नहीं होगा ख़त्म। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो शुरू हुई और ख़त्म नहीं होगी, ना लिविंग ना नॉन लिविंग। साचिरंजीवी जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लिखे हैं, उनका भी अंत लिखा है। सो दिस एब्सोल्युटली, आप जिस पृथ्वी में रह रहे हो वो ख़त्म हो जाएगा, आप जिस सूरज के गोल गोल घूम रहे हो वो ख़त्म हो जाएगा। वही है ना, कोई जल्दी ख़त्म होगा, कोई देर से ख़त्म होगा। तो जब आपके पास देने को एक लिमिटेशन है ना, आपको और मेरे को अभी कितना भी अच्छा लगे एक दूसरे से बात करना, हम 1 घंटे करेंगे, 1.5 घंटे करेंगे, रात तक थोड़ी ना कर लेंगे, करेक्ट है ना। तो वही है कि आपको और वो 2 लोग जितना सोच समझ के उस प्यार को खर्च करें एक दूसरे की तरफ, उतना लंबा चलेगा। ऐसा ख्याल आपको कभी नहीं आया कि लेट्स जस्ट मेंड इट बैक? आई ट्राइड माई बेस्ट, आई वेटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अब मैं उनका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे का आज भी इंतज़ार कर रहा हूँ। अब तो वो इतने बड़े हो गए हैं कि मेन 6P से मैं बोल सकता हूँ मैन टू मैन। 16 साल के मेरे बेटे हैं। आई हैव नॉट सीन एंड मेट हिम सिंस लास्ट 10 years. Oh my God. Yeah, that's a very brutal pain. Some people are just enjoying giving it to me. They're just not understanding that I'm becoming all the more strong. So after that all of this happened to me, I am just not, क्या बोलना चाहिए, I am just not keeping myself alive. I am also thriving. तो जब ऐसा मुश्किल दौर चल रहा होता है लाइफ में, जो आया भी, सो हाउ डू यू डील विद इट? आपने प्रोसेस कैसे किया वो वाला वक्त अपने टाइम में? मैं बहुतों के कंधे पे सवार हूँ। मेरी जो समकक्ष हैं, मैं मेरी पत्नी बोलने से परहेज करता हूँ, क्योंकि यार ये मेरा कप हो सकता है, ये मेरी घड़ी हो सकती है, मेरा चश्मा हो सकता है, ये मेरा नैपकिन हो सकता है, मेरी पत्नी नहीं हो सकती। we have stopped realizing that subconsciously and unintentionally, ये कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, ये होते होते हमको समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे हम जिस घर में लगातार रहते हैं ना, उस घर की कमियां दिखना हमको बंद हो जाती है। किसी कोने में गंदा है या कोई चीज़ गलत रखी हुई ना, वो नज़रअंदाज हो वो परमानेंटली नज़र। लेकिन उससे भी छोटी चीज़ जब आप किसी और के घर जाते हैं ना, आपको दिखती है, वो टूटा हुआ है, वो टेढ़ा रखा है, होता है ना। हाँ। आपको अपने घर का नहीं दिखता। हमारे सबकॉन्शियसली हमको ऐसे वायर कर दिया गया है दैट वी हैव स्टॉप्ड अंडरस्टैंडिंग दैट द मोमेंट यू से, लोग कैसे मिलवाते हैं, हाय मेरा नाम अक्षत गुप्ता है, ये मेरी पत्नी है। यू डोंट रियलाइज दैट यू आर ऑब्जेक्टिफाइंग अ पर्सन। एक मटेरियल की तरह आपने उनको ये मेरी मतलब पोजीशन आता है ना मेरी में। जैसे कई लोग बोलते हैं हिंदुइज्म नहीं होता बॉस, हिंदुत्व होता है।
दोनों में डिफरेंस क्या होता है हिंदू? इज्म कम्स विद ऑपरेशन, कम्युनिज्म होता है, टेररिज्म होता है। हिंदुइज्म नहीं हो सकता, दैट इज अ रॉन्ग। आप जैसी इज्म सुनते हैं ना, समथिंग रन्स नेगेटिवली इन योर हेड एंड वी डोंट रियलाइज इट। तो अब लोग कैसे मिलाते हैं, मेरा नाम अक्षत गुप्ता, ये मेरी माँ है। अरे वो अक्षत गुप्ता सुधर जाओ, वो तुम्हारी माँ नहीं है, तुम उसके बेटे हो। उसकी वजह से तुम हो, तुम्हारी वजह से वो थोड़ी ना है। आप उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ स्वयंवर होता था। यू women were had the right and power to choose कि भाई, अब बोलते हैं स्वयंवर हुआ उसमें एक जीता। अरे ऐसे भी तो स्वयंवर हुए होंगे जिसमें 5 जीते होंगे बराबर, तो वो 5 से थोड़ी ना कर सकते हैं। तो उस एक महिला ने उन 5 में से किसी ना किसी क्राइटेरिया पे चूज किया होगा ना कि ये 5 बराबर पराक्रमी हैं, बराबर वॉरियर्स हैं, बट आई वांट टू बी विद दिस पर्सन। तो एक बार के लिए ना मेरी जो समकक्ष है वो ये कह सकती हैं कि हाय माय नेम इज XYZ and Akshat is my husband, but I can't say that she is my wife. My mom can say that ये मेरा बेटा है, I can't say कि ये मेरी माँ है। That's not right. तो उसमें फादर्स का नाम लिखना हमने सेट कर लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अब हम लोग मेंस एक्सपी में बैठे हैं। मुझे बताया गया है कि ये मेन ज़्यादा देखते हैं, तो आपके चैनल के हर मेन से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मजाक में, सीरियसली, ड्रंक, गुस्से में या इग्नोरेंस में, किसी भी तरह से आप औरत शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। और प्लीज़ मतलब आप इस पॉडकास्ट को यहाँ पॉज करें, अपना फ़ोन उठाएं, गूगल ओपन करें और उसमें औरत का शाब्दिक मतलब पढ़ो। हमको पता ही नहीं है हम क्या बोलते रहते हैं। हम बोलते हैं, सब ने सुना होगा कि गाड़ी हल्का सा कट मारा, पक्का औरत चला रही होगी। देख लिया फीमेल, इन औरतों को स्टीयरिंग पे कौन बैठा देता है? सुना है ना? आप फीमेल होने के बाद सुना है ना? या तो मेरे जैसे लोग वो लाइन अपने लड़कपन में या इग्नोरेंस में बोल चुके हैं, और या फिर हम किसी के बगल में बैठे हुए हैं जो बोल रहा है और हम सुन चुके हैं। हाँ। औरत का शाब्दिक मतलब इतना गंदा है। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मतलब आपकी पूरी आइडेंटिटी को रिड्यूस कर दिया है, कंटेन कर दिया है एक बॉडी पार्ट में, क्योंकि आपके का काम सिर्फ रिप्रोडक्शन बना दिया। तो जैसे अभी हम ये बात कर रहे थे, जी। आपने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं अपनी लाइफ में, आपने काफ़ी वेद पढ़े हैं, आप बताते भी हो कि आपने यहाँ पे कुछ चीज़ पढ़ी, यहाँ पे कुछ चीज़ सीखी। तो ऐसे में आपने कभी कोई हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में ऐसे कोई वर्सेस पढ़े हैं जो एक इंसान ऐसे समय में पढ़ सके और बेटर फील कर सके? यार यूं ही थोड़ी ना कि पूरी दुनिया में सब लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि गीता ज़रूर पढ़ो। गीता बोला जाता है कि आप गीता का, भगवत गीता का कोई भी पन्ना, आप जिस सिचुएशन में आप जो पन्ना खोलेंगे उस पन्ने में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो आप कोई भी, आप रामायण उठा के पढ़ें, आप महाभारत उठा के पढ़ें, आपको अनगिनत किरदार, हर किरदार अनगिनत बातें समझा रहा है और अनगिनत किरदारें हैं। तो आप सब कुछ सीख समझ सकते हैं, बस आप उसमें से अप्लाई कितना करेंगे वो आपके हाथ में। मैं इसीलिए मैं श्लोकों में, यू विल नेवर हियर मी कोटिंग श्लोक्स, क्योंकि श्लोक की श्रुति और स्मृति से अगर लोग अपना जीवन आज चलाते होते तो फिर दुनिया ऐसी नहीं होती। तो हम लोगों को ना आज की भाषा में बात करनी पड़ेगी एक दूसरे से, ताकि आज की भाषा आज के लोगों को समझ में आए। तो मैं श्लोकों पे नहीं जाता हूँ। आप ये समझ लो, मैं अगर कुछ सिखा पा रहा हूँ तो मैं हिंदुत्व का प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ, क्योंकि PhD प्रोफेसर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब आपको किसी लैंग्वेज का ABCD नहीं आएगा, अल्फ़ाबेट्स नहीं आएगा, तो आप वर्ड्स और सेंटेंस लिखने का सोच ही नहीं सकते। तो मैं बहुत बेसिक बातों पे ही अभी लगा हुआ हूँ। पहले वो तो आगे पार्ट पीछे सपाट कोई मतलब नहीं कि युग क्या होते हैं, चार युग क्या होते हैं, 7 चिरंजीवी क्या होते हैं, दशावतार क्या होते हैं, दशानन और दशावतार में फ़र्क क्या है, रामायण और महाभारत की छोटे छोटे एनेक्डोट स्टोरीज़ क्या हैं, उतना समझ लेगा ना जो उसको अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा, वो खुद घुस के वेद और पुराण पढ़ लेगा, फिर किसी को पढ़ाना नहीं पड़ेगा। बहुत बारी ऐसे होता है, पता है, लाइफ में बहुत ऐसी मोमेंट्स आती हैं कुछ लोगों के लिए जब उनको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हाँ, आती है।
तो उस मोमेंट में एक इंसान को क्या करना चाहिए फिर? अपनों के पास जाना चाहिए। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप कितना भी पैसा कमा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि अब दुनिया में कुछ नहीं बचा है, तो गो बैक टू योर रूट्स, गो बैक टू योर बेसिक्स। व्हाट इज़ योर रूट्स एंड व्हाट इज़ योर बेसिक्स? माई रूट्स इज अंबिकापुर, माई बेसिक्स आर माई पेरेंट्स, माई ब्रदर। ठीक है, ये लोग आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप कितने भी गलत हो जाओ, कुछ भी कर लो, वो आपको अकेले में थप्पड़ भी मारेंगे अगर आप गलत है तो, वो डांटेंगे भी, लेकिन बाहर वाले को आपको हाथ नहीं लगाने देंगे। तो बोलेंगे उससे बात करनी ना, पहले मेरे से बात कर। तो अगर आपको लग रहा है दैट देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर यू एंड यू वांट टू गिव अप, जस्ट गो बैक टू योर बेसिक्स, जस्ट गो बैक टू योर फैमिली, जस्ट गो बैक टू योर रूट्स, दे विल टेक केयर ऑफ यू। तो ये तो चलो लाइफ की और पर से पैसों की बात हो गई। पर से प्यार में जब आप दूसरी बार आए जी, तो तब शायद बेटर समझ आया होगा आपको द मीनिंग ऑफ लव। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्यार का मतलब भी आप अपने इर्द गिर्द वालों, अपने आसपास वालों, मतलब आपके आसपास वाले आपको समझाते हैं प्यार क्या है, हर कोई। आपने क्या समझा? मैंने ये समझा कि हम में से बहुत सारे लोग, एंड मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूँ, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ, मेन एंड वेमेन बोथ, हम ना प्रोटेक्शन के नाम पे अपने साथी को सफोकेशन देने लग जाते हैं और कंसर्न के नाम पे कंट्रोल देने लग जाते हैं। कहाँ हो, किसके साथ हो, क्यों हो, अब तक पहुँची क्यों नहीं। और जब इस बात पे बहस होती है ना, तो सामने वाला, पूछने वाला क्या बोलता है, परवाह है मेरे को तुम्हारी, चिंता है मेरे को तुम्हारी, वो कंट्रोल की कोशिश होने लग जाती है, जानबूझ के नहीं। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में सबकॉन्शियसली होने लग जाती हैं, हमने वही देखा, हम वही कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर आप forget a man or a boy that you love, आपके पापा, आपकी बेस्ट फ्रेंड फीमेल, आपका भाई, या हो सकता है आपकी बहन, कोई भी अगर आपको हक करेगा तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन हक करते करते वो आपको कसता ही चला जाएगा, तो घुटन होगी, तो आप क्या चाहेंगी? भागना, छूटना, छोड़ो मेरे को। यही होता है रिश्ते में। तो प्यार का मतलब पोजीशन नहीं होता, प्यार का मतलब ये नहीं होता कि तुम वैसे रहो जैसा मैं चाहता हूँ। प्यार का मतलब ये होता है कि तुमको जो मैंने किसी को जिस दिन पसंद किया था, जिस दिन वो मेरी नहीं थी, मैंने उसको वैसे पसंद किया था ना, तो फिर मैं ये क्यों चाह रहा हूँ कि अब वो वैसी हो जाए जैसी मैं चाहता हूँ। आप पहले दिन जिस इंसान को जैसे पसंद कर रहे हो, आप उसको वैसी क्यों नहीं रहने दे रहे हो? मेरी समकक्ष मेरे को कभी ये नहीं कहती कि ये क्यों कर रहे हो या ये क्यों नहीं कर रहे हो। हाँ, मुझसे प्यार है उनको, वो चाहती हैं कि उनका जीवन मेरे साथ लंबा रहे, तो वो मुझे खाने पीने में कई बार टोकती हैं कि वज़न बढ़ रहा है आपकी, थोड़ा ध्यान रखिए। या अभी मैं 16-17 दिन के टूर पे निकला हुआ हूँ, तो मुझे समझाया गया है कि होटल में लंच अच्छे से कीजिए, लेकिन डिनर में सलाद खाइए, सूप पीजिए और सो जाइए प्लीज़। रोज़ रोज़ ऐसे हेवी खाना, गरिष्ठ खाना मत खाइए। वो दैट इज़ कंसर्न। पर रोज़ अगर फ़ोन करके पूछा जाएगा कि वीडियो कॉल शुरू करो, किसके साथ हो, अच्छा खाना खा रहे हो, वीडियो कॉल में दिखाओ क्या रखा है प्लेट में, तो फिर ना मैं जैसे ही मेरा खाना आया करेगा ना, तो फ़ोन आने के पहले मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर दूंगा। पहले मैं 20-25 मिनट आराम से खाना खाऊंगा, उसके इन एन एंटिसिपेशन की फिर वीडियो कॉल करके। हाँ। तो ये तो ख़राब बात है। तो आप प्लीज़ प्रोटेक्शन के नाम पे सफोकेशन और कंसर्न के नाम पे कंट्रोल ना दें। श्री राम को ना बोला जाता था आइडियल मैन, आइडियल पार्टनर, है ना? तो उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होती थी जिनकी वजह से उनको आइडियल बोला जाता था? सभी चीज़ें साधिका, क्योंकि आप देखिए कि जो हमारा दशावतार है, विष्णु जी के जो 10 अवतार माने जाते हैं, उसमें पूरा ह्यूमन एवोल्यूशन अभी तक है ना, जो डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वही है और कुछ नहीं है। कि भाई, और हमारे जैसे ग्रंथों में कहा गया ना कि एक जो आत्मा होती है वो बहुत सारे अलग अलग शरीर लेती है, और वो सारे शरीर ह्यूमंस नहीं होते, अलग अलग भी होते हैं। तो आप देखिए कि मेरे विष्णु का पहला अवतार जो है वो मत्स्य अवतार है, मछली का रूप। फिर सेकंड आया कूर्म अवतार, कछुए का रूप। तो कछुआ क्या होता है, जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी चल सकता है। उसका तीसरा अवतार है वराह अवतार, है ना। तो
यही माना गया कि बोर जो था दैट द बोर वाज द फर्स्ट प्योर लैंड ब्रीड जो पानी में नहीं रह सकता उसको। तो इसीलिए वराह अवतार की जो कहानी हमारे ग्रंथों में लिखी है वो लिखा है कि क्षीर सागर से अपने सींग के ऊपर पृथ्वी को रख के वो पानी के बाहर लाए। वो मेटाफोरिक है। इसका ये मतलब नहीं है कि एक इतना बड़ा शरीर था जिसके सींग पे पृथ्वी रखा जाती थी। वो ये मतलब था कि लाइफ वॉज ब्रॉट ऑन लैंड। अर्थ पे तो पहले आ गया, पर अर्थ में पहले कहाँ है? पानी में आया। तो पानी से जमीन पे कौन लाया? बोर लाया। ठीक है। उसके बाद जब ह्यूमन इवोल्यूशन शुरू हुआ तो पहले हमको आग जलाना नहीं आता था, कल्टीवेशन नहीं आता था, तो हम क्या खाते थे? हम शिकार करके खाते थे, मांस खाते थे। तो आप देखिए कि नरसिम्हा अवतार, शेर का चेहरा है ना, फिर वामन अवतार कि अब इंसान है, छोटा है, इवॉल्व हो रहा है। वैसे करते करते जब राम पे बात आती है तो एक वे ऑफ लिविंग जो वो बोलते हैं ना कि दिस इज द राइट वे ऑफ लिविंग, वो हम राम जी को पे डिपिक्ट करते हैं कि इफ अभी बोलते हैं ना अरे ये तो राम है, अरे ये तो मेरा राम है। क्यों बोलते हैं? वो जो शब्द है ना रामचरित्र मानस, मानस मतलब मानव, ह्यूमन, वो मानव जिसका चरित्र राम जैसा हो वो राम है। ठीक। तो एक अच्छा जीवन कैसे जीना है उसका गाइड बुक बना राम की लाइफ। ठीक है। मगर उसमें सीता का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? आप लोगों को, हम लोगों को, सबको रामायण कैसे दिखाई गई शादी का? वो रामायण है ना, सीतायण नहीं है। तो मैं अभी सोच रहा था थोड़े दिन पहले यही मेट्रियार्की पेट्रियार्की सोसाइटी वाली बात जो मेरे को आजकल बहुत हॉन्ट करती है, क्योंकि विद टाइम मुझे समझ में आ रहा है कि आप समझ रहे हैं कि मेरे कोई भगवान भी एक महिला के परमिशन के बिना पृथ्वी में नहीं आ सकते। अगर आप लोग अलाउ ना करें तो मेरे राम नहीं आ सकते पृथ्वी के अंदर, कृष्ण नहीं आ सकते पृथ्वी के अंदर। तो महिलाओं का कितना इंपॉर्टेंट रोल है वो सोचते सोचते एक चीज़ समझ में आई कि हम लोग बड़े आराम से बोलते हैं ना अरे सारे कलेश तो महिलाओं के कारण होते हैं ना। रामायण हुआ सीता के कारण हो गया, महाभारत हुआ द्रौपदी के कारण हो गया। ये सोचते सोचते पता नहीं कहाँ से, और ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मैंने अभी तक कहीं पढ़ा नहीं है। आप सोचिए कि रावण ने जब ये वरदान लिया था ब्रह्मा जी से कि ना मेरे को देव मार पाएंगे, ना असुर मार पाएंगे, ना गंधर्व मार पाएंगे, ना ये मार पाएंगे, ना वो मार पाएंगे, उन्होंने मानव बोला ही नहीं, उसने बोला ही नहीं। ब्रह्मा जी ने याद भी दिलाया, बोले तुम मानव इस श्रेणी में मानव नहीं जोड़ो। तो रावण हंस के बताया वो तुच्छ मानव मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। अब आप समझिए कि विष्णु अवतार राम जब पृथ्वी पे आए होंगे तो उनके लिए क्राइटेरिया क्या था कि एक तो मानव रूप में आना है, लेकिन मेरे को नॉर्मल रहना है, ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। क्यों बनना पड़ेगा? क्योंकि अगर मुझे पता रहेगा कि मैं विष्णु रूप हूँ तो फिर मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ। अगर मेरे पास सुपर पावर है और मुझे पता है तो फिर रावण को मारने का क्राइटेरिया कैंसिल हो गया। रावण को मारने का क्राइटेरिया ये कि उस मानव को तुच्छ होना पड़ेगा, कि उसको एहसास ही नहीं हो कि वो जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन है ना। अब जब राम यहाँ आए तो विद टाइम सब सारे देवगणों को समझ में आया होगा कि यार ये तो इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि वो तो अपने पिता दशरथ के लिए खुद का राजपाट छोड़ दिया जो आदमी, वो दूसरे के राज्य में जाके उस पर हमला कैसे ही करवाएंगे उससे? चीटी नहीं मारता वो आदमी, आम तोड़ता है तो भाइयों में बांट देता है। दशरथ ने एक प्रण ले लिया तो आज कोई बेटा करेगा? बेटा क्या बोलेगा? आप प्रॉमिस मेरे से पूछ के किए थे क्या, मैं क्यों जाऊं? दशरथ बोलते रह गए मत जाओ, बोले नहीं आपका प्रण है, मेरे को निभाना है। 12 साल के वनवास में जाओ। ऐसे शख्स को किसी और से लड़ने कैसे भेजें? तब ऐसा हुआ होगा शायद कि सब देवगण पहुंचे होंगे कि विष्णु जी तो राम अवतार लेके चले गए, वो पहुंचे होंगे शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, परेशान कि इनको वहां पहुंचाया कैसे जाएगा यार। तो लक्ष्मी जी बोले होंगे कि जो मारेगा उसको नॉर्मल होना जरूरी है ना, उसके आसपास तो हो सकते हैं, तो मैं सीता रूप लेके जाऊंगी। तो उनको बताया गया होगा कि रावण ने सारे प्लैनेट्स कंट्रोल कर रखे हैं। सारे प्लैनेट्स कंट्रोल है मतलब आप अगर किसी योनि से पैदा होंगी, किसी इंसान से पैदा होंगी, तो वो आपकी कुंडली जब चाहेगा प्रभावित कर देगा, आपको कंट्रोल कर लेगा। इसलिए सीता जी मतलब लक्ष्मी जी बोले होंगे चलो मैं फिर धरती से निकलती हूँ। कुंडली कैसे बनाएगा? तो धरती से निकली। अब वो जब 6 साल की हुई होंगी
आप इसीलिए आप देखो कृष्ण की बाल लीला है बहुत सारी, है ना, इसको मार दिए उसको मार दिए, हंस रहे हैं राक्षसों पे। राम जी की कहानी ऐसी नहीं है, क्योंकि राम ऑर्डिनरी थे, उनको पता ही नहीं था। ऑर्डिनरी जीवन था। ठीक है, कृष्ण चरित्रमानस सुने होगा भी, रामचरितमानस सुनियो आप, है ना। तो अब ये जब पैदा हुई होंगी, फिर वो राजा जनक उनको मिली, वो जनक पुत्र जानकी, जनक पुत्री जानकी हो गई। परशुराम आए, वो 5 या 6 साल की थी। वो लेके आए पिनाका धनुष, शिव का धनुष, क्योंकि उन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। उन्होंने बोला अभी मैं जा रहा हूँ संन्यास पे, ये लो तुम रख लो। वहाँ सीता जी घूम रही थी। अब सीता जी को मालूम है मैं लक्ष्मी हूँ। अब सीता जी को परशुराम से बुलवाना है कि जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो होगा इसके लायक वर, नहीं तो क्राइटेरिया कैसे डिसाइड होगा कि सीता किसके पास जाएंगी। तो वो देखिए परशुराम देख रहे हैं, वो गई और धनुष को उठा दी, 6 साल की बच्ची। परशुराम देखे, परशुराम बोले अरे इतनी पावरफुल लड़की है भाई, ये तो इसके बराबरी का, समकक्ष, इक्वल। ठीक है, तो फिर स्वयंवर हुआ। तो राम आए, प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते धनुष टूट गया। अब उसके बाद जब दशरथ ने बोला कि मेरा प्रण है, राम ने बोला मैं जा रहा हूँ, तो राम ने सीता को बोला था कि आप प्रिंसेस आप यहीं रहिए, युद्ध में थोड़ी ना जाती हैं प्रिंसेस या रानियाँ, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं 12 साल बाद, बोले नहीं मैं चलूँगी, साथ में चलूँगी। क्योंकि लक्ष्मी जी को मालूम था कि वहीं से रास्ता बनेगा लंका का। वो साथ चली गई। अब वहाँ साथ में थी। आपको क्या लगता है राम जी इतने समझदार, सीता इतनी समझदार, उनको मालूम नहीं होगा कि सोने का हिरण नहीं होता है। सीता जिद पकड़ ली, मेरे को मृग वो चाहिए, मृग हिरण चाहिए। उस पे राम गए, लेकिन लक्ष्मण को छोड़ गए, बोले यहीं रहो तुम, सीता माँ का ख्याल रखो। ठीक, वहाँ पे मरीज जो खेल किया। अब सीता जी मतलब लक्ष्मी जी सोच रही कि अगर लक्ष्मण खड़ा रहेगा तो रावण आएगा कैसे। तो वो लक्ष्मण का तिरस्कार करती हैं, उसको इंसल्ट करती हैं। तुम जा नहीं रहे हो अपने भाई की मदद, उसकी आवाज़ आ रही है, तुम डरपोक हो। लक्ष्मण भड़क गए, बोले जा रहा हूँ मैं, वो चल दिए। अब रावण आया, लक्ष्मण रेखा खींची हुई है, रावण क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। सीता ऐसी क्यों होंगी, अरे बेड़ा गर्क तुम्हारा, ये भी मेरे को ही करना पड़ेगा। तो फिर वो लक्ष्मण रेखा वो लांग के उधर गई कि तू चल, लेकिन मैं तेरे साथ चल तो रही हूँ, लेकिन तू मेरे को हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि वो उस पर ऑलरेडी श्राप है कि अगर किसी भी महिला को, अपनी पत्नी को भी अगर बिना परमिशन के टच करेगा तो उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। सो ही कांट टच। सो शी न्यू। साथ में गई, साथ में जाते समय वो सोची होंगी कि जा तो रही हूँ, लेकिन ये राम लक्ष्मण मेरे को ढूंढेंगे कैसे। सामान गिराते गिराते बढ़िया। फिर जब लक्ष्मण जी बिछिया और पायल देखे, बोले ये मेरी सीता माँ का है, क्योंकि लक्ष्मण सीता का चेहरा कभी देखे ही नहीं थे। वो सिर्फ उनको उनके पैर और उनकी बिछिया और उनके पायल से पहचानते थे। इसीलिए हमारे कल्चर में जो भाभी होती है ना, उसको बोला जाता है भाभी माँ। हमारे में भाभी जान नहीं होती। ये अलग अलग चीज़ें हैं, आप उसको मिक्स ना करें। भाभी को माँ का दर्जा दिया गया है। जब माँ घर में नहीं होती है, माँ का देहांत हो जाता है, तो आपकी भाभी आपको सुबह उठाने से लेके खाना खिलाने तक बेटे बच्चे जैसे रखती है। ठीक है, वहाँ से ये दोनों पहुँचे। अब रास्ते में राम लक्ष्मण को हनुमान मिल गए। हनुमान उड़ के गए उस तरफ। हनुमान सीता जी को बोले माते चलिए मैं लेके चलता हूँ। सीता जी बोले नहीं जाऊँगी, राम ही आएंगे लेने, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ चली जाऊँगी तो रावण का वध कैसे होगा। वो पर्पस पूरा करने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि सीता, लक्ष्मी सीता के रूप में कृष्ण का रोल अदा कर रही थी। वो तो सारथी बनी हुई इस पूरे गाइड करके वहां तक पहुंचाने और मारने तक। तो ये हैं आप, मेरे राम सीता को बचाने गए या सीता उनको वहां तक लेके गए उनकी ड्यूटीज निभाने, मेरे को इस बात पे संशय है। बट ऐसे में जैसे उनकी स्टोरी में भी कहीं ना कहीं टेक अवे ये भी था बहुत सारे लोगों का कि women were misunderstood and in general also being a woman I can say कि चाहे वो सोसाइटी में चाहे कितनी बारी रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा लड़कियों को फील होता है कि हम मिसअंडरस्टूड रह जाते हैं। तो ऐसा लाइक डू मेन ऑल्सो फील मिसअंडरस्टूड समटाइम्स? ऑफ कोर्स यार, ये जो हमको सिखा दिया गया है बचपन से, लड़की है क्या रो रहा है। अरे भाई हमारे भी इमोशंस होते हैं यार। मैं आज भी रोता हूँ अपने बेटे के लिए,
मैं अभी आपको हंसा रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आप सब लोग से अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ. मैं जब पब्लिक में हूँ, पब्लिक फिगर हूँ, आई एम स्माइलिंग एंड आई एम डूइंग वट एवर हु एवर वॉन्ट्स मी टू, बट दैट डजंट मीन दैट आई डोंट क्राई. और मेरे को रोने में मैं कैमरे में भी रो चुका हूँ. मेरे को नहीं आती शर्म यार, मैं इंसान ही हूँ. आप ही बोलोगे कि कितने कठोर हो तुम में इमोशंस नहीं है. मैं इमोशन दिखाऊं तो मुसीबत, मैं ना दिखाऊं तो मुसीबत. मैं पोकर फेच रहा हूँ, बोले तुमको तो कुछ फील ही नहीं होता. और अगर मैं इमोशन दिखाऊं तो आप बोलोगे कि लड़की क्या रो रहा है. तो यह चिट भी आपकी, पट भी आपके, ऐसे कैसे चलेगा. सो आई टू चूज अ साइड. मेरा ये मानना है कि a feminine can be 100% feminine, but a male can never be 100% male. हम में आपका अंश तो होता ही होता है यार. तो हमको आता है रोना, हम रो लेते हैं. जिनको ये समझा दिया गया वो दूसरों के सामने नहीं रोते हैं. पर इसका ये मतलब थोड़ी ना कि वो नहीं रोते, वो भी रोते. बट फिर भी ऐसा क्यों बोला जाता है कि men are emotionally unavailable? No, that's not true. ये तो यहाँ पे आप लोग गलत हैं. बट बहुत सारी पता है लड़कियां ये अनुभव के साथ कह सकती हैं. यार हम लोगों की ना, हम लोगों का लेवल ऑफ डिस्ट्रेस अलग है. आप वो समझो. कई बार ऐसा होता है कि मैं एग्जांपल देता हूँ. आप समझिए कि मैं आप खुद पे एग्जांपल देता हूँ. आप समझिए कि मैं बाहर हूँ, है ना. मेरा बिजनेस चल रहा है, मैंने 4 लोगों से 4 पैसे लिए हुए हैं, मेरे को उनको इंटरेस्ट देना है. मैं जिस काम में कर रहा था, मेरे को लगा था कि अभी तो मोदी जी की सरकार आएगी तो 350 सीट आएंगे तो शेयर 100 ऊपर बढ़ेगा. लाइव मतलब अभी प्रेजेंट है इसलिए बोल रहा हूँ, है ना. तो मैंने वहाँ पैसे डाल दिए थे. अब वो पूरा देश बोल रहा था अरे 350 कहीं, 350 कहीं नहीं गए. अब वो आ गए 240 और सारे शेयर्स डुप हो गए. मैंने पैसा लगाया था. ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं चिंतित हूँ. उस समय कहीं और कोई बैठा हुआ जिसको मालूम ही नहीं कि मैं चिंतित हूँ. गलती किसी की नहीं है. कई बार क्या होता है ना सादिका, कि आप अपनी जगह सही होती है, मैं मेरी जगह सही होता हूँ, लेकिन मेरा सही आपके लिए गलत हो जाता है, आपका सही मेरे लिए गलत हो जाता है. अब आपने मेरे को फ़ोन किया है और आप बोल रहे हैं कि अक्की तुमको मालूम है वो जो फलाना फ्रूट वाला ना जिससे हम लोग हमेशा लेते हैं, आज के बाद हम लोग उससे नहीं लेंगे. वो ना फलाने आम में ना आज मेरे से 200 रुपये ज़्यादा ले लिया. मेरे दिमाग में चल रहा है 20 लाख रुपये फंस गए. तो मैं चिढ़ जाऊँगा कि यार मतलब घर आऊँगा तब बात कर लेंगे. उदाहरण दे रहा हूँ. ऐसे अनगिनत चीज़ें होती हैं क्योंकि आप लोग, वही है ना, आप लोगों का जो जितने भी हाउसवाइफ्स हैं या जो सिर्फ इस बात पे समर्पित हैं कि यार मेरे को परिवार का ख्याल रखना है. मेरे जीवन का मिशन ही है कि ये मेरे बच्चे हैं, वो मेरे भतीजे हैं, वो मेरे सास ससुर हैं, वो मेरे माँ बाप हैं, वो मेरे भाई हैं, वो मेरा देवर है, ये मेरे पति हैं. मेरा यही जीवन है. आपका जीवन उतने ही में चलता रहता है. तो आपका अच्छा बुरा बड़ा छोटा सब उसी के अंदर हो जाता है. जो घर के बाहर निकलता होता है ना, उसका दायरा बड़ा होता है. उसका अच्छा बुरा बड़ा छोटा अलग लेवल पे होता है. कोई फ़ोन कर रहा है कि तुम इस महीने का GST नहीं भरे, GST का पैसा तो शेयर्स में डाल दिया मैं. सरकार से प्रॉब्लम. कोई फ़ोन कर रहा है, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ. ठीक है. आप गाड़ी चला रहे हो या आपकी गाड़ी पीछे से किसी ने ठोक दी तो आप बीच रोड में इतनी गर्मी में खड़े हो उससे बहस कर रहे हो. या आप किसी परेशानी में थे, आपने आगे वाली गाड़ी ठोक दी तो वो आपसे बहस कर रहा है. तो बाहर जो भी निकलता है, मेल हो या फीमेल हो, उसके दायरे, उसका द डेफिनेशन ऑफ बिग एंड स्मॉल बिटवीन 2 पीपल आर डिफरेंट. आपका जो बड़ा है वो मेरा हो सकता है बहुत छोटा हो, है ना, वाइस वर्सा. तो जब मेरे को ये लगता है ना कि यार ये इतनी बड़ी बात ही नहीं है, लेकिन आपके लिए वो बहुत बड़ी बात है. मैंने इतना ही तो बोला था, तुमने इतना जोर से मेरे को झिड़क दिया. मेरे दिमाग में झिड़क रहा ही नहीं था. मेरे लिए बहुत नॉर्मल था क्योंकि मेरे दिमाग में और 15 चीज़ें बड़ी चली थी. मतलब यार क्या प्रॉब्लम है, बाद में बात करेंगे. हाँ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है. अब यहाँ फ़ोन रखा गया, उसके बाद आपको नहीं पता क्या हुआ. आप बैठे हो, शाम तक आने दो, बात करेंगे. अब जब तक वो बंदा घर पहुंचा ना, वो भूल गया है कि क्या बोल के फ़ोन रखा था. वो जब घर पहुंचा ना तो आप ऐसे बैठे हो और वो पूछ रहा है क्या हो गया. आप एक और बात पे चिढ़ जाओगे. मतलब अब तुमको एक्नॉलेज भी नहीं हुआ कि तुमसे क्या गलती हुई. तुम मेरे से आके पूछ रहे हो कि क्या हुआ. ये भी मैं बताऊं, ये भी मैं ही बताऊं. कुछ नहीं हुआ.
अब नया खेल चालू हो गया, बता दो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बता दो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। फिर वो बोलेगा ठीक है, फिर ये कुछ नहीं हमारा हुआ। ब्रह्मास्त्र होता है। हाँ, फिर उसने बोला चलो 4 बार पूछ लिया, बोल रही है कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ होगा। मतलब अब तुम 5वीं बार पूछोगे भी नहीं। तुमको मेरे फेस से नहीं समझ में आ रहा कि कुछ तो हुआ है। अरे अब क्या करे इंसान, उसको फिर कल सुबह बाहर जाना है, सोचना है कि शेयर्स कहीं और नीचे ना गिर जाए है, तो वो आपको कितना शेयर करवाए, उसके शेयर्स फंस गए। वो शेयर्स जो फंस गए हैं, जो पैसा फंस गया है, वो चिंतित इस बात के लिए थोड़ी ना है कि उसकी गाड़ी में कल पेट्रोल कैसे डलेगा। वो चिंतित इस बात पे कि यार इसके लिए, अपने लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा था, वो स्लो हो गया। सो अलग अलग लेवल पे है, थोड़ा आपको मुझे समझना पड़ेगा, थोड़ा मुझे आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, पुराने एंशिएंट टाइम्स में भी क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हुआ होती होंगी कि जैसे वुड मैन बी इमोशनली अनअवेलेबल बैक इन द डे आल्सो? नो, आई एम टेलिंग यू दैट यहाँ आप गलत हैं। इट कि इज चलो नॉट ठीक ट्रू है, ओके, गॉट इट कि men are emotionally unavailable is a wrong statement in itself. मैं बहुत न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। मैं जहाँ एज अ मेल मैं गलत हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मैं गलत हूँ। लेकिन फिर अगर आपको ये सुनना है कि यहाँ तुम गलत हो, तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि देखिए कोई भी रिश्ता ना, ताली 2 हाथ से बजती है ना, मेरा गाल और आपका हाथ कब तक बजेगा। मैं गांधी जी की मान्यता को नहीं मानता हूँ कि नॉन वायलेंस, एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल बढ़ा दो, वो दूसरे गाल पे भी लगा देगा, तीसरा गाल है ही नहीं तुम्हारे पास। 10 सिर थोड़ी ना तुम्हारे रावण के कि तुम 20 गाल बढ़ाओगे, उसका हाथ दुख जाएगा मार मार के, वो मारता चला जाएगा आपको। और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि सबकॉन्शियसली द मोमेंट यू आर सेइंग कि हाँ नॉन वायलेंस, आप अपने सारे देवी देवताओं को नकार दे रहे हैं, क्योंकि आपके तो सारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है। अब वो अटैक करने के लिए, डिफेंड करने के लिए वो एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन है ना। तो आप अगर ये बोल रहे हैं कि 70 साल पहले एक व्यक्ति आया जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिनको कुछ लोग मिले, बैठे और उन्होंने बोला हम डिसाइड कर रहे हैं कि पूरे देश के बाप तुम, और ये देश नॉन वायलेंस से चलेगा, तो आपकी मान्यता और आपका भरोसा जीरो हो जाएगा आपके भगवानों पे, क्योंकि आप तो बोलो डंडा मत उठाओ। समझ नहीं आप मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि आप गलत हैं, मैं बोलूँगा कि आप गलत हैं। वैसे पता है, मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आपके टाइम पे जो रिलेशनशिप्स जब बनती थी और चलती थी ना, वो बहुत ज़्यादा लंबी चलती थी और बेटर चलती थी। और आजकल की जनरेशन में ना बहुत जैसे जेनजी डेटिंग ट्रेंड्स और जेनजी डेटिंग टर्म्स आ गए। मुझे नहीं पता अगर आपने सुना होगा या नहीं, जैसे सिचुएशनशिप, आपने सुना है? सुना है। आपको पता है क्या होती है? मैं सोसाइटी में रहता हूँ, मेरे को सब पता है। ओके, वेरी गुड। बट और आपने देखा, मैं कैमरे पे देख के बोलूँगा, सादिका ने कितने स्टाइल से बोला कि आप लोग के समय में। बूढ़ा बोल रही है मेरे को, बताओ। नहीं, मैं बूढ़ा नहीं, आपको लकी बोल रही हूँ। इनफैक्ट काहे का लकी? मैं 10 साल से अपने बेटे से नहीं मिला हूँ, मेरा एक डिवोर्स हो गया। हर समय ये हुआ है। पहली सोसाइटी में ये होता था कि लोग घबराते थे करने से, सिचुएशनशिप में आने से। सिचुएशनशिप में आने से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ रिलेशनशिप तोड़ने से। ब्रेकअप ना एक धब्बा कहलाता था, अब नहीं है। और वो जब धब्बा कहलाता था, तो वो उस समय के लोगों की गलती थी कि वो जज करते थे अपने आसपास वालों को इस बेसिस पे। अब 2 लोग खुश नहीं हैं तो अपने अपने रास्ते जाओ यार। बट इस हद तक इस चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं लोग कि हर छोटी छोटी चीज़ पे, मतलब आज ये तो कल दूसरा। तो ये तो दोनों के कंसर्न है ना। हाँ, बट कहीं ना कहीं जैसे डाइल्यूट नहीं हो गया रिलेशनशिप और प्यार ओवर जनरेशंस? नहीं यार, ये हम लोग इसको बड़ा कन्फाइन कर दे रहे हैं शादी का यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ऐसी व्यक्ति नहीं हैं, इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ टेम्पररी रिलेशनशिप, देन यू विल नॉट फॉल फॉर इट नेचुरली। बट व्हेन द ओनली रिलेशनशिप अवेलेबल इन द मार्केट इज टेम्पररी। नो, दैट्स नॉट ट्रू। नो, व्हाट आर यू सेइंग? नो, ये मतलब आप ऐसे कैसे, आप पूरा जेंडर डिफाइन कर दे रही हैं एक साथ। मैं जेंडर नहीं, मैं तो रिलेशनशिप रियलिटी डिफाइन कर रही हूँ अभी कि it's very hard to find people who want stable, that is the right statement, relationships. that it is hard to find, not impossible. नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको आपके जैसे लोग मिल जाएंगे, ढूंढने में समय लगेगा, पर फिर उतना पेशेंस होना चाहिए कि जब तक सही इंसान नहीं मिलेगा मैं अकेली बैठी रहूँगी। उतना पेशेंस नहीं है ना। लोग सोचते हैं जब सही आदमी मिलेगा, सही इंसान मिलेगा, आदमी नहीं मतलब अब बोथ जेंडर, जब सही इंसान मिलेगा तब ठहर जाएंगे, तब तक चलते रहते हैं।
तो जब दो लोग कंसेंचुअली आगे बढ़ रहे हैं, और एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है ना यार कि शायद मैं और मेरी एक्स वाइफ शादी ही नहीं करते अगर हम आप लोग के टाइम के होते तो, क्योंकि हम और एक्सप्लोर करके हमको समझ में आ गया होता कि नहीं यार दे कैन बी बेटर रिलेशनशिप्स, और मे बी दिस इज नॉट द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस। आधे से ज़्यादा पुराने, और मेरे भी और पीछे की बात कर रहा हूँ, लोगों को तो ये मालूम ही नहीं है, क्योंकि देव आप कैसे कंपेयर करते हो कि ये चीज़ अच्छी है कि ये चीज़ अच्छी है? कंपैरिजन के लिए दोनों का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा ना। तो ऑल्सो मेरे को इस बात से भी प्रॉब्लम लगता है कि एक पूरे रिलेशनशिप को सेक्सुअल उसके अंदर क्यों रोक दिया जाता है कि अच्छा दो लोगों में सेक्स हो गया मतलब दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, इट्स नॉट द रिलेशनशिप, राइट? तो जितने आसानी से आप और कोई भी एक दूसरा व्यक्ति ये ले सकता है कि तुम्हारे चॉइसेस क्या है, मेरी चॉइसेस क्या है, अच्छा हमारे चॉइसेस मैच नहीं होते, ठीक है। हम फिल्म देखने जाते हैं तो उसको जो फिल्म अच्छी लगती है मुझे नहीं लगती, मुझे जो फिल्म अच्छी लगती है उसको नहीं, ज़रूरी नहीं तो है कि नहीं है तो हम साथ में फिल्म नहीं देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया जब एक साथ आते हैं और दो सेट ऑफ choices बनते हैं which are totally contradicting each other, that is when you realize that this relationship may not work for a very long time. Physical relationship is just a part of it. ठीक है, तो आप फिल्म, अगर आपको सिर्फ फिल्म इंजॉय करना है तो आपको किसी और के साथ जाने की क्या जरूरत है? आप जाइए फिल्म देखने, जा रहे हैं अकेले जाइए, लेकिन आपको साथी क्यों चाहिए होता है फिल्म देखने के लिए? बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर कंपेनियनशिप इन एवरीथिंग. And that is what decides the compatibility between two people. When you spend time with each other, you understand and you know. उसी में क्या होता है कि जब सीधे शादी हो जाती है, you've never been together, you've not been in the, जैसा पहले होता था, not being in the same city, you don't know how that person is going to react in what situation, and you're married. Now you are knowing कि this is not how I imagined and how I wanted. Then one person starts trying to change the other person accordingly, and vice versa. Things. और ऐसे केसेस में ना कितनी बारी जैसे बोलते हैं ना कि उस टाइम पे शायद ब्रेकअप की प्रिविलेज नहीं होती थी क्योंकि तब धब्बा माना जाता था, तो तब क्योंकि वो चीज़ इजीली नहीं हो सकती थी तभी पार्टनर्स वुड वॉन्डर ऑफ, and that is when they might cheat here and there or they might get involved with somebody else. And मैं ये बात कर रही हूँ क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ना हमारे पॉडकास्ट पे एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट आए थे, तो हमने उनसे एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ पूछी कि क्योंकि आजकल के ना, बोलना नहीं चाहिए कि कल्चर का पार्ट बन चुका है, बट कहीं ना कहीं अकरेंस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, एटलीस्ट इस जनरेशन में। मेरे आसपास मैं ये चीज़ देखती हूँ कि ये चीज़ होने की ना अकरेंस थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। तो हमने उनसे पूछा दैट वाई डू मेन चीट और वाई डू वुमेन चीट, और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सा हमें आंसर दिया। उन्होंने हमें ये चीज़ बोली कि विमेन, लड़कियां जो होती हैं वो कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ वर्ड्स बोलती हैं, ठीक है, इन अ डे, विच इज़ ऑब्वियसली हायर, वो लड़कों के कंपैरिजन में वो ज़्यादा होता है, तो उनको आदत भी होती है। तो इवेंचुअली उनकी पूरी की पूरी वो चीट करने का रीज़न रह जाता है कि उनको वो अटेंशन, उनको वो ध्यान, उनको वो केयर, कंसर्न, वो एक होता है ना कि कोई बैठ के मेरी बात सुन रहा है, वो चीज़ मिल रही है या नहीं मिल रही। और इवेंचुअली जब वो आपको आपके पार्टनर से नहीं मिलती बट बाहर कहीं से मिलने लग जाती है, सो दैट इज़ व्हाट रियली ड्राइव्स देम। और लड़कों के लिए उन्होंने बहुत सिंपल बोला था कि लड़कों के लिए यूजुअली इट इज़ लेस इमोशनल एंड मोर हार्मोनल, कि लड़के उस चीज़ से ज़्यादा ड्राइव होते हैं वो करते हुए। सो इस सब पे व्हाट इज़ योर टेक? पूरी तरीके से गलत नहीं है, लेकिन इसमें और एक्सटेंशंस भी हैं, इसमें और ब्रांचेस भी हैं कि ये तो ठीक बात है कि मे बी व्हेन यू आर नॉट गेटिंग समथिंग within the confines of your relationship, you may open a door and go seek it outside and then come back, which is called cheating. At the same time, साधिका ये भी होता है, and ये सच में होता है कि your priorities and your set of expectations and wants from the other person also changes with time. You don't seek at the age of 40 with your partner what you were seeking at the age of 25, right? So with time your partner is wired that this is how she is and this is what she wants, but after a certain point of time those are not the things that you want. You have suddenly started wanting something else because of the influence that you are in,
और बिकॉज ऑफ द नेबरहुड एंड कम्युनिटी दैट यू आर लिविंग इन. एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत ही हाई क्लास सोसाइटी में रेंट पे रह रहा हूँ, लेकिन लोगों को नहीं पता कि मैं रेंट पे हूँ, तो मेरी दोस्ती, मेरे नेबर्स जो बन रहे हैं वो उस हाई क्लास सोसाइटी के बन रहे हैं. ठीक है, आपको जब प्रेम हुआ था तो आपने बोला था कि 2 टाइम का खाना हो, एक छत हो, चलेगा यार, तेरे साथ मैं खुश हूँ बस. अब जब जिस एरिया में आप रह रहे हो ना, उसमें आपका एक पड़ोसी है जिसके पास मर्सिडीज SUV है, दूसरा है जिसके पास 4 छल्ले वाली ऑडी है ना. आप उसके घर जा रहे हो तो आपको वहाँ पे टीवी का साइज़ बड़ा. अब आपको लग रहा है कि मेरा हस्बैंड तो पूरे दिन बाहर चला जाता है, लेकिन ये लेडीज़ मेरे घर आती हैं, मेरा टीवी छोटा है. 4 बार किटी में मैं इनके घर और इनकी गाड़ी में बैठ के कहीं शॉपिंग जाती हूँ, लेकिन मैं अपनी गाड़ी नहीं ले जाती क्योंकि मेरी गाड़ी छोटी है. सो दे आर गोइंग टू जज मी. देन व्हेन योर हस्बैंड रिटर्न्स बैक, आपका वो लाइन चेंज हो गया कि अरे यार रुखा सूखा खा के खुश रहेंगे ना बोले कुछ भी करो यार, कम से कम हैचबैक तो वो क्या सिडान तो दिलवा दो. हैचबैक में मैं कैसे लेके जाऊंगी. सो मे बी दैट पर्सन इज नॉट चेंज बट यू हैव. ऐसा भी तो सोचना पड़ेगा ना. सेकेंड, उन्होंने बोला कि आई एम नॉट डिसएग्रीइंग विद व्हाट ही इज सेइंग, बट दैट आप लोग सब, एवरी फीमेल इज नॉट द सेम. नो, बिल्कुल आप सब लोग बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हो ना. हम ज्यादातर पे बात कर सकते हैं बट एग्जैक्टली सेम तो कोई नहीं भी हो सकता है. तो अब मैंने पहले बहुत कुछ करके अपने आप को वैसा ढाला जैसा आप चाहते थे. अब 10 साल मैं भी तो वायर्ड हो गया हूँ. अब आप बोल रहे हो फिर से ढालो. हो सकता है कि मेरे माता पिता के पास बहुत पैसे थे और आपके माता पिता के पास नहीं थे, और आपने बोला 2 रोटी खाएंगे खुश रहेंगे. मैंने अपने माता पिता का साथ छोड़ दिया आपके चक्कर में. अब मैं आपके साथ 10 साल से रह रहा हूँ. मैं अपना बिजनेस छोड़ के नौकरी कर रहा हूँ और आप बोल रहे हो तुम्हारे पास मर्सिडीज नहीं है. अब बताओ गलती किसकी. और जो बॉयज़ के लिए जो है कि भी दे आर मोर ड्रिवन बाय हार्मोनल दिस थिंग, I totally disagree to that point. 100%. We also need equal emotional support. We are equally emotional than you are. हमारा पोर्ट्रे करने का, हमारा प्रेजेंट करने का तरीका बदल सकता है, पर हमारे अंदर भी दिल का साइज और सारे वेन्स और आर्टरीज सेम है यार. हमको भी तकलीफ होती है, हम भी रोते हैं, हमारा भी मन होता है कि कोई, जब हम तकलीफ में ना तो बस कोई गोद में सर रखे सुन ले, कर ना भी पाए सुन ले. कई बार हमको भी वो चीज़ें नहीं मिलती हैं. सो नॉट ऑलवेज मेन फेल इनटू परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज एंड ओनली वुमेन गेट डिसअपॉइंटेड. इट इज़ द अदर वे अराउंड. नॉट ऑल मेन आर ड्रिवन बाय फिजिकल रिलेशनशिप एंड हार्मोनल दिस थिंग. आई टेल यू, कई बार कई ऐसे रिश्ते मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को कि दे हैव गॉट अ रिलेशनशिप आउटसाइड देयर फैमिली, देयर married life, because the problem is that she doesn't understand me. So he is physically happy inside his own house, still he is out because he is getting some better mental support with somebody else. You understand what I'm saying? So ये बहुत generic line है कि men are driven by this and वो men are from Mars and women are from Venus. ये टाइटल के तौर पे अच्छा है. हर कोई ऐसा नहीं होता है. मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, वो निर्भर करता है कि मेरे माता पिता कैसे हैं, मेरे को परवरिश कैसी मिली है, मैं अमीर था कि गरीब था. यू नो, सो 110 थिंग्स ड्राइव मी टू बिकम दिस बॉडी, दिस पर्सोना. एंड यू कांट जस्ट फिक्स इट अप कि नहीं बंदा है तो वो तो घुटने से ही सोचेगा. ऐसा नहीं होता, गलत लाइन है. आप लोग भी बहुत बार चेंज होते हैं. देयर आर टाइम्स व्हेन फीमेल्स टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एंड मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को. भाई पहले उनको कुछ और खाना था, आपने भी देखा होगा. क्या खाएंगे, ये खाऊंगे, अच्छा ठीक है, सुनिए मैम के लिए, मेरे लिए ठीक है. जब आया ना तो आपको उसका देख के लग रहा है यार वो ज़्यादा अच्छा. आप बड़े हक से और प्यार से ना ट्रे बदल लेते हो. तो अब कौन बदला? मैं तो जब ऑर्डर कर रहा था आपसे पूछ के आपके लिए ऑर्डर किया था, और मैं जब ऑर्डर कर रहा था मैंने जो ऑर्डर किया मेरी नज़र अभी भी उसी पे है जो मैंने मंगवाया. तो इट्स नॉट दैट you people, there are times when you don't know what you want. We know what we don't want. No, there are times when you don't know what you want. इसीलिए वो लाइन है कि अरे चाहती क्या हो, स्ट्रेट क्यों नहीं बोल रही, what do you want, we will do it for you.
सो एक बार जो भी थे, इफ एनीबडी विल से दैट मेल्स आर मैकेनिकल, मोर मैकेनिकल, वो सीधे सीधे बोल दो, देखो दिस इज माई एक्सपेक्टेशन, डू दिस, ही विल डू इट फॉर यू. You think and understand what I am thinking. अरे why do you have to complicate things? क्योंकि हम ऐसा करते हैं ना, एक इंसान मत बोले करो, ना बोले, मत करो. मैं बता दूंगा मेरे को क्या चाहिए, मैं बोल दूंगा कि मेरे को भूख लग रही है, मेरे को खाना चाहिए. बट हमें बात करना पसंद है. सीधे सीधे बात करने के बाद और बाकी लव यू शव यू पे बहुत सारा बात कर लो ना सीधे सीधे. बताओ तुम आज क्या भूल रहे हो. अरे तुम बता दो कि भाई आज ये है, प्लीज मत भूलना. रोमांचक रहता है ऐसे रिलेशनशिप. रोमांच का बहुत बड़ा प्राइस देते हैं सादिका कई लोग. ये रोमांच अच्छा नहीं है. रस्सी बांध के नीचे फेंकने को रोमांच बोलते हैं, बिना रस्सी के नीचे फेंक देने को मर्डर बोलते हैं. फर्क है. चलो ठीक है, मान लिया. तो ऐसे में जब यंग लोग रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं, जिनको इतनी समझ नहीं होती रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि हर जॉब की क्वालिफिकेशन होती है, कि जॉब में जब इश्तिहार निकलता है तो उसमें लिखा होता है कि ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए. वैसे ही अरेंज मैरिज में भी बहुत ज़्यादा ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं. तो जब एक 18 से 19 साल का लड़का एक रिलेशनशिप में जा रहा होता है, तो क्या कोई सर्टन क्वालिफिकेशंस होती हैं जो उसको पूरी करके फिर ही सोचना चाहिए एक रिलेशनशिप में जाने का? नहीं, बिल्कुल नहीं. ऐसे ही कूद जाए. कूदवा तो आप ही रही हैं, हम तो बोल रहे हैं रस्सी बांध लो, रस्सी बांध लो. आप सुन कहानी. खैर मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब चलना शुरू किए थे तो पहले दिन से दौड़ने लग गए थे क्या? गिरे थे, घुटने में निशान है, होगा ही, सबके होता है. करेक्ट. आप सीधे मोटरसाइकिल दौड़ाने लग गए थे, स्कूटी, एक्टिवा, पापा की परी नहीं ना? पापा की परी ने चलाई नहीं एक्टिवा. चलो अच्छी बात है. पहले आप साइकिल चलाना सीखे होगे, ठीक है. साइकिल चलाना चालू करते हैं, फिर पीछे में 2 एक्स्ट्रा व्हील लगे होते हैं, ठीक है, कि गिरे नहीं. फिर एक साइड से व्हील हटा के सिखाने वाला बोलता है कि जब लगे लड़खड़ा रहे तो इस तरफ झुकना, क्योंकि इधर एक व्हील है. उसके बाद वो हटाया जाता है, फिर पीछे से कोई बड़ा कैरियर पकड़ा जाता है कि तुम चलाओ, और फिर कब छोड़ देता है पता नहीं चलता, और फिर ऐसे ही होता है ना. हाँ. रिश्ते सारे ऐसे ही होते हैं. यू विल ओनली अंडरस्टैंड वेदर यू आर फिट फॉर दिस रिलेशनशिप और नॉट व्हेन यू विल स्टेप इन इट. बाहर से बैठ के नहीं हो सकता है. मालूम है ना कि कोई कुत्ता दौड़ा है तो रुक जाना चाहिए. क्या करते हैं जब कुत्ता दौड़ाता है तो? और तेज. थ्योरेटिकल रिलेशनशिप थ्योरी से नहीं चलती. रिलेशनशिप प्रैक्टिकलिटी है. शुरू में बाबू बेबी सोना है ना, ये चलेगा 6 महीने, साल भर, 2 साल भर. लेकिन असल में जीवन इन 4-5 शब्दों के इर्द गिर्द नहीं घूमता. उससे बहुत ज़्यादा डीप होता है रिश्ता. वो सीखते सीखते ही समझ में आएगा कि ये मेरी डेप्थ ले पाएगा कि नहीं, और मैं इसके दिल के अंदर की बात समझ पाऊंगी कि नहीं. दैट विल टेक इट्स ओन नेचुरल टाइम. वी आर स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आवर पेरेंट्स. एम आई राइट और रॉन्ग? यस. How can you expect 2 new people meeting and just falling in love is a different thing. But understanding each and every aspect of a person, it's a very, मतलब आज तक हम लोग पूरा ब्रेन साइंटिस्ट लोग हमारा डिकोड नहीं कर पाए, तो समय लगेगा. आपको लगता है प्यार किस्मत का होता है? हाँ. जैसे कहते हैं कि पैसा, फेम किस्मत का होता है, प्यार? हाँ यार, अब के समय में मतलब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ. मैं आई ऑलवेज से दैट आई फील ब्लेस्ड टू हैव पेरेंट्स लाइक दैट, एंड यंगर ब्रदर लाइक लक्ष्मण इन रियल, एंड लाइफ पार्टनर लाइक हु शी इज टू मी एंड फॉर मी. नॉट एवरीबडी इज दैट ब्लेस्ड, बट दैट डजंट मीन दैट दे आर नॉट एज गुड एज मी. मे बी दे बेटर देन मी. बट देन डू यू थिंक कि वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर फिर कर्मा बन जाता है? अब ये बड़ा वो है, क्योंकि कर्मा इस जन्म का है कि पिछले जन्म का है, वो बड़े सारे उसमें इफ्स एंड बट्स हैं. पर जो भी है, अगर कर्मा के वजह से भी है तो कर्मा आप ही ने किया होगा. तो कर्मा के कारण भी अगर किस्मत है और किस्मत अच्छी है तो बी थैंकफुल टू द ऑलमाइटी और हूएवर गॉड यू प्रे टू. आई फील दैट आई एम वन ऑफ दोज वेरी वेरी रेयर पीपल जो इतने मतलब व्हेन दिस लेडी मेट मी, I was financially doomed. I am a heart patient already. I had a son and I was fighting my divorce cases. I was suicidal and depressed. And I lost total credibility in the society.
तो मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली एंड इमोशनली आई वाज ब्रोकन. I was a sinking ship when she boarded in my life. Nobody does that. मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आपके मेरे ऊपर कोई फिल्म बन जाए ना, सुपर फ्लॉप होगी. तो बोलती है क्यों? मतलब क्योंकि लोग बोलेंगे ऐसा होता ही नहीं है, आज के जीवन में ऐसा होता ही नहीं. मेरे साथ हुआ है, वेरी ब्लेस्ड. तो किस्मत की बात तो है. आपको लगता है कि लाइक इज इट पॉसिबल टू रिवर्स योर कर्मा? नो. बहुत सारे लोग जैसे गंगा स्नान के लिए जाते हैं, कहते हैं पाप धोने, वो पॉसिबल होता है? गंगा को खुद साफ नहीं रख पा रहे हम लोग. कितना पाप धोए होंगे हम लोग कि गंगा ही गंदी हो गई. ये सब बोलने सुनने के लिए ठीक है. गंगा के पानी में ऐसे मिनरल्स और ऐसे मटेरियल हैं जिसके कारण गंगा का पानी सड़ता नहीं है. ये सब ठीक है, लेकिन वो आपके शरीर की गंदगी धो सकता है. आपका पाप आपके कर्म ही धोएंगे. अगर आपने गलत किया है तो फिर आने वाले जीवन में आप बहुत लोगों के साथ बहुत अच्छा कीजिए. दैट इज़ व्हाट गंगा स्नान कैन बी फॉर यू. हाँ, मतलब ऐसे थोड़ी ना वो जैसे हमारे में यही बोला जाता है ना कि भाई मतलब कर्म करो फल की चिंता मत करो. तो फिर क्यों जा रहे हो गंगा नहाने? फिर कर्म करो ना. तो जो लोग ऐसे पूछते हैं कि कई बारी कि पुण्य कैसे कमा सकते हैं, तो उसका कोई आंसर होता है? यार, पुण्य कमाया नहीं जाता है. अगर आप पुण्य शब्द के साथ कमाना लगा रहे हो ना, तो आपका ऑलरेडी एजेंडा है कि आप किसी का भला क्यों कर रहे हो. तो वो तो बेसलाइन ही गड़बड़ोगे ना, उसका नहीं हो गया. बट देन यू हैव गॉट एन एजेंडा ना, यू हैव गॉट अ सेल्फिश मोटिव कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को स्वर्ग मिले. तो भगवान जी को दिख रहा है ना कि हाँ, यू आर प्लेइंग स्मार्ट ब्रो, आई विल टेल यू बैक कैलकुलेट कर रहे हो. हाँ, ऐसे नहीं होता है. जब आप खुले मन से बिना कुछ इन रिटर्न चाहे जिसके लिए कुछ करोगे ना, ओनली देन इट शुड एंड इट विल बी काउंटेड एज योर कर्मा. रिवर्स तो हो ही नहीं सकता. मुंह से कोई बात निकल गई, किसी का दिल दुख गया, तो इसीलिए बोला गया ना कि कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकले हुए शब्द कभी लौट के वापस नहीं आते. और लेकिन जब आते हैं ना, तो एक तीर तुम छोड़े हो तो 100 बन के आते हैं वापस. तो मत छोड़ो ना एक तीर. बट वैसे स्वर्ग और नर्क रियल होता है? जो है यही है. मतलब जैसे लोग कहते हैं कि ऊपर वाले को हिसाब देना है, तो वो हिसाब पहले होता था. भगवान के घर देर है अंधेर नहीं. आप इतने एडवांस हुए, भगवान जी नहीं हुए एडवांस. सब यही फटाफट कैलकुलेशन, हाथ के हाथ. हाँ, तुरंत खत्म करो. चित्रगुप्त के पास अब इतना टाइम थोड़ी ना बचा है. वो आप इधर करो, आपको 1-2 साल में दिख जाएगा उसका असर. बोले तुम यही खत्म करके आओ यार, हम थक गए यही करते करते, बोर हो गए हम. बट ऐसे में ऐसे कितने पता है लोग होते हैं जो पता होता है, शायद पता होता है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, बट उसके साथ फिर देखते हैं कि यार ये इंसान अच्छा नहीं है, बट इसके पास ऐशो आराम, प्यार, दौलत, इज्जत, सब कुछ है. हाँ, अगर उस इंसान को ये पता है कि वो इंसान अच्छा नहीं है, तो वो रोज सवेरे ब्रश करते समय आईने में अपना चेहरा अपने आँख में आँख नहीं डाल पाता होगा. मुझे लगता है ना ये ओवररेटेड चीज़ है. बहुत सारे लोगों को, मैंने कितने ऐसे लोगों से मैं मिली हूँ अनफॉर्चुनेटली, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. नहीं, वो सामने फ़र्क नहीं पड़ता है. मैं भी तो आपको बोल रहा हूँ, मैं पूरे दिन हंसता मुस्कुराता रहता हूँ. इसका ये मतलब थोड़ी ना कि मैं अकेले में रोता नहीं हूँ. आपका दिल जानता है आपने क्या क्या गलतियाँ की. होता होगा एहसास लोगों को. होता ही है. जिसको आज नहीं हो रहा उसको मरने के पहले सब चीज़ें फिर से दिखेंगी. क्यों बोला जाता है कि मरने के पहले जिसके साथ जो किया हो माफ़ी मांग लो यार. तो एक समय आता है जब आपको समझ में आता है. कई बार आप अनजाने में किसी को हर्ट किए होते हैं, फिर आपके साथ वैसे ही कुछ होता है ना, तब उस दिन आपको वो इंसान याद आता है कि यार उसको ऐसे ही लगा होगा. तो भगवान जी अभी यही हिसाब किताब बराबर कर रहे हैं. फटाफट तूने ऐसा किया, ये ले. बढ़िया है. तो अगर जैसे हम अपने कर्म ऑल्टर नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, तो बहुत लोग जब वो जेमस्टोन्स पहनते हैं, तो क्या वो चीज़ करने की कोशिश नहीं हुई? नहीं यार, क्या आप अपनी डेस्टिनी देखो बदलने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कोई भी बोलता है ना कि मैं आपको आपका फ्यूचर बताऊंगा, तो मैं बोलता हूँ रहने दो, मुझे नहीं जानना. अगर मुझे आज ये बता दिया जाए आपको मेरे हाथ में कोई अंगूठी दिख रही, नहीं, ये मेरी मैरिज रिंग है, okay. है ना, इसमें डायमंड है, प्लैटिनम है, ये कोई नगीना हाँ. पत्थर नहीं है. मेरे गले में कोई ताबीज़,
ये शारदा चिन्ह सरस्वती जी का सिंबल होता है। Okay. ये मेरे राम ने मुझे तोहफे में दिया है, इसलिए मेरे को बहुत प्रिय है, इसलिए मेरे हाथ में होता है। इसलिए नहीं होता कि ये कुछ सन रे को काट देगा, ठीक है। मैं ये सब अगर मानता होता तो मैं वो सब पहना होता। तो आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब की अपनी जगह और मान्यता होगी साधिका, लेकिन कर्म तो आप ही का होगा। आज की डेट में अगर मेरे को कोई फ्यूचर टेलर ये बोल दे कि अक्षत, आई एम सो सॉरी टू टेल यू कि जुलाई महीने में ना आपका देहांत हो जाएगा, मैं मेंसेक्स भी नहीं आऊँगा। मैं तो आज से 10 साल आगे का अपना फ्यूचर तैयार कर रहा हूँ ना यहाँ बैठ के आपके साथ। मैं क्यों आऊँगा फिर? मैं बोलूँगा अपने परिवार वालों के साथ बैठो, कौन कौन सी फिल्म लगने वाली है, बढ़िया वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच आने वाला है, और घर में बैठेंगे अपन वो करेंगे जो अपना मन कर रहा है। तो अगर सब लोग ऐसा करेंगे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी? फिर आप अपना कर्म नहीं करोगे, क्योंकि तो वो मॉरल साइंस की क्लास में पढ़ते हैं हम लोग बचपन में, जब नया नया 4-6 लाइन बोलना चालू करते हैं ना, तब मॉरल साइंस की क्लास का एक लाइन है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सुनी है ना आप? हाँ। आपको 100 में से 31 खुद लाना पड़ेगा, तो भगवान ग्रेस मार्क ऑफ 2 देके 33 पहुंचा देंगे। वो उतना ही करेंगे, बाकी का 31 आप ही को करना पड़ेगा। मेरे को मेरा कर्म करना पड़ेगा, तो भगवान साथ दे देंगे। अगर लगा मेहनत ईमानदारी से किया था, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहा था, कोविड आ गया, उसका काम रुक गया, चलो ठीक है, बीच से कोई रास्ता निकाल दे, घर चला दो इसका, उतना हो जाएगा। तो आपको आपका काम करना पड़ेगा। ऐसे घर में बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? God helps those who help themselves. God helps जैसे those who आपने help बोला। themselves. And does God help those who recite हनुमान चालीसा? जैसे जब डर लगता है, हाँ। तो इंस्टिंक्ट होता है ना हमारा, तो है इंस्टिंक्ट कि जब भी डर लगे ना अपने आप को, अब वो खुद को साहस देने के लिए होता है, या फिर एक्चुअली में जब हनुमान चालीसा रिसाइट करते हैं तो वो ऐसी कोई वाइब्रेशंस या एनर्जी आप चैनल कर लेते हो, कि वो क्या होता है? ये सब होता है, लेकिन मैं आपको इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देता हूँ। Okay. कल मैं कहीं बैठा हुआ था और वो भाई ने बोला कि मेरा एक दोस्त है जिसको हर रात स्लीप पैरालिसिस होता है, मुझे कभी नहीं होता है। मैं एक रात उसके घर सोने गया, मेरे को स्लीप पैरालिसिस हो गया उसके घर पे। एंड हमारे व्यूअर्स के लिए स्लीप पैरालिसिस होता है कि जब आप सो रहे होते हो, आपको ऐसा सपना आता है कि आपको रियलाइज हो जाता है कि ये सपना है, बट वो इतना बुरा, इतना हावी होता है कि आप उठ नहीं पाते। आपको चेस्ट पे कंजेशन फील होता है, आपकी सांस रुकती है, ऐसा लगता है कि कोई चुड़ैल का मेल भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं, पर बार बार लोग यही बोले हैं, इसलिए मेरे को भी यही याद है। पता चला है ना, बोले देखो सिर्फ ये फीमेल बोल रहा है, ऐसा नहीं है। कोई आपके छाती पे बैठ गया है और दोनों हाथ से आपका गला दबा रहा है, आप ट्रैप्ड फील करते हो। ठीक है, कंटिन्यू। तो जब ये पूरी बात हुई तो बोले कि फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया, फिर मेरे को ठीक लगा। आपके ग्रंथों में आपकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब बहुत सोच समझ के, उन सब के पीछे साइंस है। हनुमान जी को क्यों बोला भूत प्रेत निकट नहीं आवे? ठीक है ना हनुमान चालीसा में लाइन। आप ये समझिए कि जब आपको घबराहट होती है तो आप यू स्टार्ट पैंटिंग, हांफने लग जाता है ना, सांस तेज चलती है। जब आपको ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, जो कि रात में ही होता है ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर पेड़ पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगते हैं और ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं। अब आप 2 गलतियां कर रहे हो, आप लगातार पेड़ काट रहे हो और अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, तो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर जा रहा है, ऑक्सीजन गिर रहा है। अब जब रात में वो ऑक्सीजन देने वाले भी ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं, तो बहुत सारी जगह, खास करके बड़े शहरों में या जो बहुत ही घनत्व आबादी वाला क्षेत्र हो जाता है ना, जैसे अभी दिल्ली का जो बिल्कुल सेंटर होगा, जिसमें दूर दूर तक सिर्फ आदमी और औरत ही दिख रहे होंगे, महिलाएं ही दिख रही होंगी, भरे पड़े होंगे, वहाँ पे आपको रात में ऑक्सीजन की कमी होगी। जब आपको ऑक्सीजन की कमी होगी, तो जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो आप क्या करते हो? यू ट्राई टू टेक मोर ऑफ इट, राइट? एंड जब आपको ऑक्सीजन की कमी होती है, तब आपके चेस्ट पे कंजेशन फील होता है, तो आप आधे अधूरे नींद में हो, और जब आपके ब्रेन पे पूरा ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो आपको डिल्यूजन्स होते हैं। तो उसने बोला कि मेरे को ना ऐसा लग रहा था कि मेरे पास में 2 लोग किसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, पर वो हिंदी इंग्लिश नहीं थी, कोई ऐसी लैंग्वेज थी जो मैं समझ नहीं पा रहा था। जब आप फ़ोन पे बात करते हैं और नेटवर्क कटता है, तो सामने वाले का आवाज़ कैसे आती है? अजीब सी। समझ कुछ नहीं आता ना। फिर आप क्या बोलते हो? फिर से काट के लगा रहा हूँ। ये हनुमान चालीसा ना फिर से काट के लगाने वाली चीज़ है। कैसे?
आपके दिमाग में अच्छे से हमने वायर किया है और आपके भले के लिए किया है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान चालीसा पढ़ो। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपका ये शांत होता है, आपका मस्तिष्क शांत होता है, आपका दिल शांत होता है। जैसे ये दोनों शांत होता है तो आप हांफना बंद करने लग जाते हैं, आपकी धड़कन नॉर्मल होने लग जाती है। ठीक है, तो फिर आपको कंजेशन फील होना बंद होता है और आपको लगता है कि वो जो चुड़ैल बैठी हुई थी वो उठ के चली गई। तो ये इसीलिए बनाया गया है कि आपको फील हो। तो वही है हर चीज़ के पीछे। अब भाई, अब जेनजीज की बात चल रही थी, आप में से बहुत लोग आप ड्रिंक करती हैं? सच बोलिए। ओकेजनली। मैंने तो बताया ही कि मैं पहले ड्रिंक लेता था। तो ड्रिंक में एक शब्द है चीयर्स। हाँ। पूरी दुनिया कर रही है, आधे से ज़्यादा दुनिया को नहीं मालूम है कि हम लोग चीयर्स क्यों करते हैं। मैंने अभी थोड़े दिन पहले कहीं पे बोला था, सुना आपने? हाँ, वो 5 सेंसेस वाली बात। हर वो चीज़ जिसमें आपके 5 सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मैं हनुमान चालीसा को लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम लोग है, लॉजिक है, मगर मालूम नहीं है। कोई भी चीज़ जिसमें आपके 5 सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं वो आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन देता है। ठीक है, वो 5 सेंसेस क्या क्या हैं? आइज, नोज, टंग, टच और हियरिंग। आप ड्रिंक को छू सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ भी सकते हैं, लेकिन सुन नहीं सकते। द मोमेंट यू क्लिंग बोथ ग्लासेस और मुंह से निकलते चीयर्स, वो आपके 5th सेंस को बाकी 4th सेंस से मिक्स करके आपको एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन देने का काम करता है। इसलिए होता है चीयर्स, है ना। तो हर चीज़ के पीछे लॉजिक्स हैं और बहुत सोच समझ के हमारे मंत्र बनाए गए हैं, हमारे रिचुअल्स बनाए गए हैं। जैसे मैं पहले भी बोला हूँ, मैं शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ कि हमने सब ने देखा है कि बरगद और पीपल के पेड़ पे हम सूतली धागा बांध के पूजा करते हैं उसकी। क्यों करते हैं? क्योंकि पीपल और बरगद बहुत उन चुनिंदा पेड़ों में से पेड़ हैं जो आपको रात को भी ऑक्सीजन देता है। इसलिए बोला गया है कि उसमें भगवान का वास है। आप सोचो कि आप पूरे देश से सारे पीपल और बरगद काट देंगे तो हम कैसे जिएंगे? तो आप कैसे जिएंगे? तो फिर आपके लिए पीपल और बरगद जीवनदायी है ना। तो आपके माता पिता ने आपको जीवन दिया तो आप उनका पाँव नहीं छूती हैं, तो उनको आदर दिया जाता है ना। तो अब पेड़ को आदर देने का वो तरीका है। अब लोगों को बैक स्टोरी नहीं मालूम है कि पीपल और बरगद ऑक्सीजन देते हैं इसलिए, और पहले के लोगों को नहीं पता था तो उनको बोल दिया गया कि इन पेड़ों में भगवान का वास है, इनको काटो तो पाप लगेगा। उस चक्कर में आप गांव में जाइए, आपको गांव में कोई पंचायत का आदमी, कोई सरपंच, कोई वहाँ का बुजुर्ग व्यक्ति आपको अलग से जब गांव घुमाने ले आया, 300 साल पुराना पेड़ है, हाँ। हमने बचा, तुमने बचा के ना डर से नहीं काटा तुमने। तो हर चीज़ का ना अच्छा और बुरा दोनों होता है सादिक। तो जैसे वो क्या सर्फ एक्सेल, दाग भी अच्छे, डर भी अच्छा है, डर होना चाहिए। और पता है ये चीयर्स वाली, जैसे आपने अभी ये वाली बताई कि 5 सेंसेस को इंगेज करने के लिए होता है, मैंने कहीं और रिसेंटली ये चीज़ पढ़ी कि पुराने ज़माने में ना एक और रीज़न से चीयर्स किया करते थे। वो भी मैंने बताया हुआ है। हाँ, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। हाँ, कि जब चीयर्स करते ही यहाँ आपकी ड्रिंक उनमें गिरी, उनकी ड्रिंक आप में गिरी, तो वो जो डर होता था ना कि इसने कहीं कुछ मिला तो नहीं रखा, वो चीज़ हट जाता था, क्योंकि दोनों। ये भी मैंने बोला जी, उसी में बोला। बहुत लोग कहते हैं कि नीम करोली बाबा और हनुमान जी के बीच में एक लिंक है। आपने सुना है इस बारे में? मैंने सुना है, पर मैं इस पे इसलिए कोई कमेंट नहीं करूँगा सादिका। फ़िलहाल मैं कोई डिप्लोमेटिक आंसर दे के बचने या बाईपास लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं कैंची धाम जाऊँ, नीम करोली बाबा की जगह पे जाऊँ। हर जगह की एक एनर्जी होती है, वो शख्स या वो व्यक्ति वहाँ हो ना हो, उसकी छाप वहाँ छूटी होती है ना। तो जब मैं जाऊँगा मेरे को क्या महसूस होगा, मैं किताबों के हिसाब से, आप देखो हम 1-1.5 घंटे से बात कर रहे हैं, शायद ज़्यादा हो गया, मुझे नहीं पता। आपको मैं कोई ऐसी बात नहीं बोला हूँ कि फ़लानी किताब में फ़लानी चीज़ लिखी, जबकि आई एम एन ऑथर माई सेल्फ। मैं अपने अनुभव से बात करना पसंद करता हूँ। मेरा अनुभव आपके अनुभव से अलग हो सकता है। यू कैन एग्री टू डिसएग्री एंड इट इज़ एब्सोल्युटली ओके विद मी। तो मेरा अनुभव अभी नीम करोली बाबा को लेके शून्य है, क्योंकि मैं अभी उस जगह तक पहुँचा नहीं हूँ। जब मैं वहाँ चला जाऊँगा, अपन फिर अगर कभी बैठे तो इस पर मैं ज़रूर जवाब दूँ। आज जैसे हमने कितनी कल्चर के बारे में बात करी, हमने अपने पास्ट के बारे में बात करी, तो ऐसे में अगर मैं आपसे ये वाली चीज़ पूछूं कि कितना ज़रूरी है
हमारी कंट्री में कल्चर को प्रिजर्व करना? हमारे पास कल्चर ना, जैसे इजिप्ट में मम्मी को प्रिजर्व करके रखा हुआ है ना, वैसे हमने कल्चर को प्रिजर्व करके रखा हुआ है शादी का। बस प्रॉब्लम क्या है ना, मम्मी टाइप उसको लपेट के डब्बे के अंदर डाल के छोड़ के भूल गए हम। सो वी नीड टू ओपन इट। कल्चर की बात आप कर रही हैं, आप सोचिए कि वेस्टर्न कंट्रीज हमको ABCD सिखाते सिखाते G फॉर गॉड सिखा गए। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब एंशियंट टाइम्स में वो लोग यहाँ आए होंगे ना पहली बार, तो उन्होंने देखा होगा कि यार हमारे बच्चों से तो इनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हैं। हमारा बच्चा जब उसको एप्पल देखा कि A सिखा रहे हैं, बॉल उछाल उछाल के B सिखा रहे हैं, तब उसी उम्र का भारत का बच्चा तो पूरा पूरा श्लोक बोल रहा है और श्लोक के साथ अर्थात करके उसका मतलब भी बता रहा है। अरे इनसे लंबी लाइन कैसे करें? बच्चे का जनरेशन अगले जनरेशन से तो नहीं हो जाएगा ना ऐसा प्रगाढ़ पंडित जो यहाँ बैठा हुआ है। तो हमारी जनरेशन का लाइन लंबा नहीं कर, इनकी काट दो, इनको छोटा कर दो। बोले हमारा स्किन कलर देखो, हम तुमसे गोरे हैं, तुम लोग एंशियंट हो, तुम लोग ऑर्थोडॉक्स हो, हम मॉडर्न हैं। इस जाल में आप और मैं आज तक फंसे हुए हैं। ABCD सीखना ज़रूरी है क्योंकि इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सीखना ज़रूरी है क्योंकि पूरे विश्व का लैंग्वेज इंग्लिश हो गया है। आप उसको नहीं चेंज कर सकते, मत करो। पर भैया A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल क्यों सिखा रहे हो अपने बच्चे को? आपके बच्चे की बुद्धि उससे बहुत तेज़ है। एप्पल खाएगा तो जीवन में सीख जाएगा, उसको एप्पल बोलते हैं। आप A फॉर अग्नि सिखाओ, A फॉर अम्बा, अंबिका, अंबालिका सिखाओ। शोहेब अपने घर के बच्चों को A फॉर अल्लाह सिखाएं। वो अल्लाह पे भरोसा करते हैं, मैं भगवान पे भरोसा करता हूँ। मैं B फॉर भगवान सिखाऊं, B फॉर बिलीव सिखाऊं, वो B फॉर बिलीव सिखाएं। उनका कल्चर मुझसे थोड़ा अलग है, मेरा कल्चर उनसे थोड़ा अलग है। हम दोनों C फॉर कल्चर को नहीं सिखा रहे। धर्म बोलते हैं ना, तो वो अपना D फॉर धर्म सिखाए, मैं अपना D फॉर धर्म सिखाऊं। E फॉर एलिफेंट, E फॉर एलिफेंट, E फॉर एकदंत सिखाओ आप अपने घर के बच्चों को। बच्चा पूछेगा एकदंत क्या होता है, आप गणेश जी की कहानी सुनाओगे, वहीं कल्चर रैप्ड पड़ा हुआ है, आपको पता नहीं है एकदंत की कहानी क्या है। F फॉर फैन, अरे मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा तो उसको सिखा दिया जाएगा फैन बनाना, चालू करना, बंद करना, सब सीख जाएगा। वो जो अनपढ़ है वो उसको पंखा चलाना नहीं आता क्या? वो भी तो स्विच दबाना सीख गया ना। आप F फॉर फेथ क्यों नहीं सिखा रहे हो? ये करते करते इन्होंने सिस्टमैटिकली आपको सिखा दिया G फॉर गॉड। अरे तुम्हारा गॉड है ही नहीं। अभी मैं छींकूंगा ना तो आपके मुझे लगा गॉड ब्लेस यू। आपको सिखाना, आप G फॉर गणेश सिखाओ। आप सिख हो, दिल्ली के साइड रहते हो, आप G फॉर गुरुद्वारा सिखाओ, G फॉर गुरु नानक सिखाओ। आपको G से कोई शब्द नहीं मिल रहा, G फॉर गुरु सिखाओ। सर मैडम, सर मैडम, सर का मतलब होता है स्लेव आई रिमेन। पता है आपको? सुन लीजिए। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या होता था, स्लेव बनाना सीख गए थे, लेकिन वो लोग शारीरिक तौर पे बहुत मजबूत होते थे। वो जब एक घर में 3 लोगों के ब्रिटिशर परिवार में बड़ा सा फील्ड में 10 अफ्रीकन्स को रख लेते थे, स्लेव हो, उनको एक दिन रात को समझ में आता था हम क्या कर रहे हैं, वो निपटा देते थे उन तीनों को, जान से मार देते थे, क्योंकि वो स्लेवरी का गुस्सा होता था। तो इन ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि यार ऐसे तो मतलब इनके आने वाली जनरेशन गुलाम कैसे बनेगी। तो उन्होंने अफ्रीकन्स को बोला कि आज के बाद तुम हमको सर बुलाओ, कंडीशन किया। वैसे सर का फुल फॉर्म है स्लेव आई रिमेन, ताकि तुम्हारे घर में जो बच्चा पैदा होगा ना, वो बचपन से हमको देखेगा घोड़े पे बैठे हुए और बोलेगा सर, तो वो सीख जाएगा कि स्लेव आई रिमेन। वो अंदर से टूट जाएगा कि मैं इनकी बराबरी कर ही नहीं सकता, मैं तो हूं ही गुलाम। तो वो बहुत सारे कटप्पा तैयार कर रहे थे, वो वहां चल गया। उन्होंने बोला ये बढ़िया तरीका है, सब जगह सर वर्ड लेके चलो। भारत पहुंचे तो आज भी हम लोग अभी रविंद्र जडेजा बहुत अच्छा खेल रहा है, बोले सर जडेजा, यही कीजिए गुलामी उनकी। फिर हर स्कूल में हर टीचर बोलता है सर बोलो। आप स्कूल जाके गुरुजी बोले, वो सबसे पहले वही डांटेगा, क्या क्या खा के आया तू, गुरुजी क्या होता है। आप मैडम को देवी जी बोलेंगे तो मैडम गुस्सा हो जाएगी कि गंवार कहीं के तुम। अरे हम गंवार नहीं थे यार, हम बहुत बहुत बेहतर थे। तो वही है ना, वो सिखाते सिखाते G फॉर गॉड सिखा दिया, गणेश सिखाओ। S फॉर स्नेक सिखाना है, S फॉर शेषनाग सिखाओ। घर का बच्चा पूछेगा शेषनाग क्या होता है, आप बताओगे कि बेटा 4 युग खत्म होते हैं, प्रलय आता है, कलयुग खत्म होता है, जब फिर से सतयुग शुरू होता है तो जो कुछ चीज़ें बच जाती हैं, कुछ जानें बच जाती हैं, उसमें एक सांप होता है
जो शेष बच जाता है, शेष मतलब रिमेनिंग होता है, लास्ट वन रिमेनिंग, उसको हम बोलते हैं, उस नाक को कहा गया है शेष नाक। तो आप अपने कल्चर को खुद ही तो इंड्यूस करोगे। मैं कहाँ बोल रहा हूँ इंग्लिश मत सिखाओ। क से कबूतर, ख से खरबूजा, ग से गधा, घ से घर, क्यों? क से काली माँ सिखाओ, ख से, अब भी मैं, आप पूछ लीजिए किसी से कि खड़क क्या होता है, ब्लैंक हो जाएंगे। काली माँ के हाथ में जो हथियार है उसको खड़क बोलते हैं, नहीं पता आपके बच्चों को। तो क से काली माँ सिखाओ, ख से खड़क सिखाओ, ग से गधा क्यों सिखा रहे हो, ग से गधा सिखाओ। हनुमान जी के बारे में 4 चीज़। घ से घर सिखाना बंद करो, घ से सिखाओ घुसपैठिए, क्योंकि अगर घ से घुसपैठियों से अब हमारा देश नहीं बचेगा ना, तो आने वाले समय में आपका घ से घर नहीं बचेगा। तो ऐसे में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ड्यूटी बन सकती है या होनी चाहिए कल्चर को प्रिजर्व करना या प्रोटेक्ट करना? गवर्नमेंट जितना ड्यूटी निभा सकती है निभा रही है, हमारी ड्यूटीज हम कितना निभा रहे हैं। आप और मैं क्या रोड पे सामान अब नहीं फेंक रहे हैं, कि हम चलते चलते रोड में थूक नहीं रहे हैं, कि हम जो लोग सिगरेट पी रहे हैं वो चलती गाड़ी से ऐसे करके सिगरेट नहीं फेंक रहे हैं, कि रात को आपके दिल्ली शहर में तेज़ गाड़ी चलाने वाले छड़े बोतल फेंक के उसकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं रोड पे। आप अपनी ड्यूटीज़ तो निभाओ, तब आप सरकार को टाइट कर पाएंगे। बट आपके हिसाब से पिछले 10 सालों में सरकार ने किया है ऐसा कुछ? आपको रियलाइज़ हुई है कि ऐसी कोई मोमेंट्स हुई होंगी जिसमें वो कल्चर को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व से ज़्यादा वो कर रहे थे, प्रमोट भी कर रहे थे? बिल्कुल हुआ है यार। आपको अगर नहीं पता हो तो पहले जब कोई फॉरेन डेलीगेट आता था तो उसको मोमेंटो में ताजमहल का स्टैचू दिया जाता था। अब हर लैंग्वेज में गीता छपवाई गई है ना। तो भाई गीता, इट्स नॉट अबाउट कि ताजमहल किसका था और गीता किसकी है, इट्स अबाउट कि गीता का औचित्य पूरे समाज में, पूरे ह्यूमन रेस के लिए बेहतर है। मोमेंटो जाएगा, रखा जाएगा। गीता जिस लैंग्वेज का बंदा आया है वो उस जगह पे कोई तो पढ़ेगा। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारा कोई भी ग्रंथ, वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, भगवत गीता, उपनिषद, ये सब ना हिंदुओं के लिए नहीं लिखे गए थे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि जब ये लिखे गए थे तो और कोई रिलीजन होता ही नहीं था। देयर वाज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अदर रिलीजन इन दिस लैंड। सो हमारी जो किताबें लिखी गई थी वो लिखी गई थी ह्यूमन रेस के लिए, जिनको आप साइंटिफिक लैंग्वेज में अब होमो सेपियंस कहते हैं। तो वो मानव जाति के उत्थान के लिए लिखी गई थी, ना कि तुम हिंदू हो तो तुम ऐसे चलो, तुम कोई और हो तो कुछ और चलो। So it was written for every human that exists and is present and alive. वो तो विद टाइम हमने बांट लिया है कि ये तुम्हारी किताब, वो हमारी किताब, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए गीता दी जा रही है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है पर बहुत सारी चीज़ है भाई। अभी कश्मीर में 370 हुआ। मैं आपको कश्मीर के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, आप बाद में फैक्ट चेक कर लीजिएगा। ब्रिटिशर्स के पास जब कश्मीर था, उसके पीछे की और हिस्ट्री है पर उसमें नहीं जाते हैं। अभी जब मैं द नागा वॉरियर्स मेरी किताब पे पढ़ रहा था, ढूंढ रहा था, तब मेरे को ये फैक्ट मिला कि ब्रिटिशर्स के पास जब कश्मीर था और उनके दिमाग में उनका कश्मीर क्या था, पूरा कश्मीर अभी वाला पीओके जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उनका एक एरिया है गिलगित बाल्टिस्तान, वो और लेह लद्दाख, ये पूरा कश्मीर होता था उनके दिमाग में। तो उनको लगा कि यार इसके रख रखाव और इसमें हम इसको मेंटेन करने में हमारा बहुत रिसोर्सेज लग रहा है। एक काम करते हैं, पूरा कश्मीर बेच देते। उन्होंने पूरा कश्मीर बेच दिया एक हिंदू राजा को, जिसका नाम था राजा गुलाब सिंह। पता है कितने में? 75 लाख में। और सॉवरेनिटी बेची। सॉवरेनिटी बेची मतलब कि वो इंडिपेंडेंट राज्य उस राजा का किंगडम हो गया था 75 लाख में। तो अभी 370 हटा है, बिल्कुल हटना चाहिए। इसलिए नहीं हटना चाहिए कि वहाँ डेमोग्राफी में कौन ज़्यादा है कौन कम है, इसलिए हटना चाहिए क्योंकि ये एक देश है, यहाँ एक रूल होना चाहिए। आप अलग अलग स्टेट का, या फिर सारे स्टेट को छूट दे दो, फिर सब अपना अपना, जैसा यूएस में चलता है ना, कि सबके अलग अलग कोर्ट्स हैं, उन सारे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग संविधान हैं, उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, वो अलग बात है। लेकिन आपके पूरे कंट्री में एक ही संविधान है, तो अलग जगह का अलग संविधान, या आप उसको पूरा जाने दीजिए, आप उसको पूरा रखिए। च्युइंगम बना हुआ था, कितने साल से च्युइंगम बना हुआ है, आप च्युइंगम को निगल नहीं सकते, है ना, उगलना आपका मन नहीं कर रहा है, आप चबाते जा रहे हो उसको, रस उसका खत्म हो गया। 370 हुआ, अच्छा हुआ, बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई, बहुत सारी गलत चीज़ें भी हुई। लेकिन बात यह है ना कि काम जो करेगा वही तो गलती करेगा।
मैं बोलते बोलते अभी एक जगह मेरे ही मुंह से औरत शब्द निकल गया था, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ तभी ना गलती करूँगा, मैं मौन व्रत धारण कर लूँगा तो जो काम करेगा उसी से गलती होगी, तो हुई गलतियाँ, कुछ अच्छी हुई कुछ बुरी हुई। और मैं ये इसीलिए भी बात कर रही थी इस बारे में क्योंकि जैसे अभी अयोध्या में राम मंदिर जब स्थापित हुआ तो लोगों के लिए वो बहुत बड़ी एक ना कल्चरल सिग्निफिकेंट मोमेंट थी बहुत सारे लोगों के लिए। बट अभी जब इलेक्शन रिजल्ट आया तो बीजेपी फैज़ाबाद में हार गई। तो आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा वहाँ पे? गलती इसलिए नहीं होती है किसी से भी कि गलती पे लतेड़ के घर में बिठा दिया जाए। गलती इसलिए होती है ताकि गलती से सीखें। अगर कोई गलती ही नहीं होगी तो कोई कुछ नया सीखेगा ही नहीं, ठीक है। अब ये बीजेपी को स्पेकुलेट करना पड़ेगा कि वो जिस तरीके से अभी तक सरकार चला रहे थे उसमें उनसे क्या क्या गलती हुई। एक और फैज़ाबाद या उसी के आसपास रामपुर डिस्ट्रिक्ट में कोई गांव है, ये मैं अभी सुबह मेरे को किसी ने भेजा, मैं अब भी देखा हूँ, वहाँ पे 2322 वोट्स पड़े, ठीक है। इट इज़ अ मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। उसमें 523 घर बने हैं, ये आवास योजना के तहत, ठीक है। 523 घर बने हैं, मतलब लगभग अगर 2322 टोटल कॉन्स्टिट्यूशन वोटिंग है और 523 या 520 घर बने, मतलब लगभग सबके घर बने, ठीक है। बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिला वहाँ, एक भी वोट नहीं मिला। तो फिर अगर आप ये देख के चल रहे हो कि नहीं नहीं मेरा रिलीजन के हिसाब से ही मैं चलूँगा, सामने वाला अपना दिल निकाल के रख देगा तो मैं बोलूँगा कि ये तो मेरे दिमाग में तो इसका कलर येलो था, ये तो रेड निकल गया। लेकिन नहीं, तो ऐसे में फिर देश तो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि जो सरकार चल रही है वो अगर आपके लिए अच्छा काम कर रही है तो फिर आप उसको सपोर्ट कीजिए। अगर आप सरकार का सपोर्ट नहीं करेंगे जबकि सरकार इक्वली चल रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सरकार पूरे देश में सबके साथ अच्छा कर रही है, नो, जहाँ गलत करिए आप मेरे से उस पर सवाल पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि हाँ वहाँ पे गलत हुआ, लेकिन यहाँ पे तो सही हुआ ना। पूरी ज़िंदगी एक आम आदमी काम करता है कि मेरा एक अपना घर हो जाए। आपको किसी ने पूरा घर बना के दे दिया, आप उसके बाद भी अगर उसके प्रति ईमानदार नहीं हो पा रहे हैं तो फिर वो सरकार भी सोचेगी ना कि आपके प्रति ईमानदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो दोनों साइड स्पेकुलेट करे, वोटर भी स्पेकुलेट करे और सरकार भी स्पेकुलेट करे। तो ऐसे में रिलीजन और कास्ट की क्या इम्पोर्टेंस होगी? रिलीजन और कास्ट की इम्पोर्टेंस जीरो हो जानी चाहिए, और मतलब ये आज से नहीं शुरू से भी करना हो अगर आपको नहीं, आपको आपके धर्म के ऊपर आपको देश रखना पड़ेगा यार। इट्स अबाउट प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कौन सा रिलीजन मानते हो। आप पूरे दुनिया में पहला मस्जिद इस देश में बना था, राजा दाहिर ने जगह दी थी बनाने। हम आप जैसे हैं, हम आपको वैसे ही अपना रहे हैं। मेरे हिंदू धर्म में तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप नास्तिक भी हो ना तो भी आप मेरे हो। जब तक आपको मेरे भगवान का रूप नहीं दिखेगा आपको शायद मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन अगर आप नास्तिक भी हो तो भी मैं आपको अपनाऊंगा। आप सरगुण हो, निर्गुण हो, आप मूर्ति पूजन करते हो, आप बिना मूर्ति पूजन करते हो, आप किसी भी प्रतीक में भगवान को मानते हो, आप भगवान को नहीं मानते हो, तो भी आप मेरे हो। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन रिलीजन में इतना अंधा नहीं होना चाहिए। अब जैसे अरेबिक कंट्रीज़ में जहाँ रेत है, वहाँ पे तो आप ऊंचा पजामा पहन के चल रहे हो तो समझ में आता ना, पजामे में रेत फंस जाती थी। यहाँ पे ऊंचा पजामा पहन के क्यों चल रहे हो? फैशन तो नहीं है, अच्छा तो नहीं दिखता है। तो फिर जहाँ हो उसके हिसाब से कम अपने आप को ढालो ना थोड़ा बहुत। भाई मेरे रिलीजन में प्रॉब्लम है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये मेरा रिलीजन है, ठीक है। मेरे रिलीजन में प्रॉब्लम है, थी सती प्रथा। मैंने उसको देखा, उसको आइडेंटिफाई किया, उसको रेक्टिफाई किया और खुद एक कानून बनाया कि सती प्रथा गलत है, नहीं होने दूंगा। चाइल्ड मैरिज गलत है, नहीं होने दूंगा। दहेज प्रथा गलत है, नहीं होने दूंगा। मैं अपने रिलीजन के टेक्स्ट में अमेंड करने को तैयार हूँ ना। क्यों? क्योंकि मेरे विष्णु बोलते हैं कि समय के साथ बदलना पड़ता है, नहीं तो फिर कृष्ण जी को आने की जरूरत नहीं पड़ती ना, वापस राम ही आ जाते हैं। विष्णु जी बोलते हैं चलो यार राम रूप में फिर से चलते हैं, इसीलिए आप रामचरित्र को राम एज मानस को चरित्र बोलते हैं, कृष्ण चरित्र मानस नहीं बोलते हैं। तो कृष्ण जब द्वापर युग में आए तो उन्होंने बोला मैं राम बन के नहीं आ सकता, मेरे को इस समय के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। तब आप उनको माखन चोर भी बोलते हैं, रणछोड़ दास भी बोलते हैं,
लोगों को मालूम नहीं गोपाल क्यों बोलते हैं। अरे गो मतलब गऊ और पाल मतलब पालना, उसका उनका नाम गोपाल है, ठीक है, एक बात है। तो जब आपके भगवान आपको ये समझा रहे हैं कि देखो बॉस, समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा, आप नहीं बदलोगे तो अब रोड बनेगा और बीच में पेड़ रहेगा तो काटना ही पड़ेगा ना पेड़ को। तो भैया खिसक जाओ, थोड़ा चेंज कर लो अपने आप। और मेरे को बोलने का मॉरल अथॉरिटी इसलिए क्योंकि मैं अपने रिलीजन में चेंजेस के लिए ओपन हूँ। रोड बनता है तो मेरा मंदिर भी टूटता है, तो ठीक है, क्या हो गया उसमें, दूसरी जगह बनाएंगे। तो अपना रिलीजन और अपना बिलीफ मानना अच्छी बात है, लेकिन ब्लाइंडली अब उस हिसाब से अभी जब आपने एस्ट्रोलॉजी पे पूछा था, न्यूमरोलॉजी पे, मेरे को बोलना था हाँ मैं सब मानूंगा। मैं बोला मेरे को आपने नीम करोली बाबा, आपको थोड़ी ना मालूम है मैं गया हूँ कि नहीं गया हूँ, पढ़ा तो मैंने भी है। तो मेरे को जो नहीं मालूम है मैं बोल रहा हूँ मेरे को नहीं मालूम। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि आप कौन सी चीज़ क्यों कर रहे हो, तो यह समझ लो क्यों कर रहे हो या मत करो। सही बात। तो आपको रिलीजन के ऊपर देश रखना पड़ेगा, तो ही देश आगे बढ़ेगा, नहीं तो यही होता रहेगा। अभी आपने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली कि हर जनरेशन, हर युग के साथ साथ भगवान जी को भी बदल बदल के आना पड़ा, राइट? तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे जनरेशन आगे जा रही है वैसे वैसे झूठ बोलने का लेवल भी बढ़ता जा रहा है एक इंसान का? जैसे मतलब पहले बहुत बड़ी बात होती थी ना कि नहीं झूठ कैसे बोल दिया और यू नो, बट अब ऐसा लगता है कि इट्स वेरी नॉर्मल। तो कलयुग में यही सब चीज़ें तो होंगी, अभी तो और बढ़ना बचा है। मतलब ओके, तो इसको थोड़ा सा दूसरे पर्सपेक्टिव पे देखने की कोशिश करते हैं। हमारे उसमें माना जाता है कि जो सत्युग था, पहला युग, उसका नाम सत्युग था ही इसलिए कि वहाँ उस समय सिर्फ सत्य का वास था, है ना। तो उस समय जो देव थे, जो भगवान थे, और देव और भगवान अलग अलग होते हैं, उनका वर्चस्व था, उनका होल्ड था अर्थ पे। लेकिन जो असुर थे, जो राक्षस थे, वो यहाँ नहीं आ पाते थे। वो आते भी थे तो हवा में यज्ञ वज्ञ बिगाड़ के चले जाते थे, ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं कर पाते थे, इसलिए वो युग सत्य का युग था। फिर आया त्रेता युग, इस समय असुर थोड़े ज़्यादा शक्तिशाली हुए और अब पृथ्वी के अंदर कुछ कुछ पॉकेट्स को ही ऑक्यूपाई कर लिए, तो बना लंका, जहाँ रावण यहाँ आया और सीता को हर के ले गया, और उसके बाद रामायण हुई, ठीक है। तो ये थोड़े से पावरफुल हो गए, मतलब अर्थ का सत्य और अर्थ का जो पॉजिटिविटी था वो थोड़ा डाइल्यूट हो गया, कम हो गया। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में ये इतने शक्तिशाली हो गए कि ये हर देश में, हर पूरे पृथ्वी पे फैल गए, और हर क्लैन, मतलब हर वंश के अंदर चले गए। इसीलिए तीसरा जो महाभारत का जो युद्ध हुआ वो कौरव और पांडव के बीच में हुआ, एक ही परिवार के लोग। और अब है कलयुग, जहाँ देव और असुर दोनों आपके अंदर, आपके डीएनए में, आपके ब्लड लाइन में, आपके वेन्स और आर्टरीज में, आपके ब्रेन और हार्ट में लड़ रहे हैं। इसीलिए कई बार आपको मालूम होता है कि है तो गलत, पर छोटे से फायदे के लिए कर लेते हैं। आप अगर कहीं जा रही होंगी ऐसे एक्टिवा पे जिस पे लिखा होगा पापा की परी, और आपको कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेगा, तो आप वहीं के वहीं सेटल करना चाहेंगी, है ना। वो पर्ची काटना चाहेगा, आप पर्ची नहीं काटना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे कि वो पर्ची काटे। आप बोले सर लो ना, चलो जाने दो ना सर, आपको मालूम है आप गलत कर रहे हैं, उसको भी मालूम है ये करप्शन है, लेकिन आप दोनों कर रहोगे। आप सोचो कि आपके पीछे कोई आपका दोस्त या आपकी दोस्त बोलिए, जो बोलेगी कि नहीं देना है सर, आप पर्ची काटिए और ये गाड़ी को यहीं रखवा लीजिए, ये कल आएगी कोर्ट से छुड़वाएगी, तो आप उसको डांटेगी नहीं? आप नहीं बोलेंगे कि सत्यवाद, वो सब जो टॉन्ट बन गया, ये सब जो टॉन्ट बन गया है, सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो यही है कलयुग की, भाई वो एक कर रहा है, एक दे रहा है, एक ले रहा है, और तीसरा देख रहा है, और सब ओके। हाँ, जैसे झूठ के भी कैटेगरीज बन गई हैं कि ये तो वाइट लाई है तो ये तो हाँ, चलेगा, ये तो अलाउड है। हाँ, जिस झूठ से किसी का दिल ना दुखे वो झूठ ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, पर ठीक है। तो बढ़िया है, वेलकम टू कलयुग। आप बॉलीवुड के स्क्रिप्ट राइटर भी हैं ना? जी, मैं फिल्में लिख रहा हूँ, मेरे पास अभी 9 फिल्में हैं, और नोन और बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ। तो वो एक्सपीरियंस कैसा है इन कंपैरिजन टू राइटिंग अ बुक? इन जनरल, writing a book and writing a film are two very very different things, साधिका। किताब के आप सर्वे सर्वा है ना, आप आंख बंद करिए और आपको आदमी में पंख लगाना है, घोड़े में पंख लगाना है, सब चलेगा, सब चलेगा। और बड़ा सस्ता काम, आप
पन्ने लीजिए, पेन लीजिए, लिख लिख दीजिए। दीजिए। तो वो आपका अकेले का बेबी है। फिल्म जो है ना वो आपका अकेले का बेबी नहीं है। वो ऐसे अनाथालय में पल रहा है जिसके बड़े सारे वार्डन्स हैं, बड़े सारे नन, सिस्टर्स, भैया, दीदी, बहुत सारे लोग हैं। वो सब कौन है? प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, आर्ट डायरेक्टर, साइड एक्टर्स, है ना। तो कहानी आपने सोची थी, लेकिन अब वो अकेले आपकी बपौती नहीं है। तो आप जब अकेले किताब लिख रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आपका हीरो जो है ना वो चॉपर से उतरे, है ना, या एक चॉपर से भी नहीं, वो 2 चॉपर में, एक टांग उसमें रख के उतरे। जैसे अजय देवगन साहब पहली फिल्म में आए थे, फूल और कांटे, 2 मोटरसाइकिल पे। तो अब मेरे को और कुछ बड़ा करना है, 2 चॉपर में। फिर जब वो वही सीन जब जाएगा ना प्रोड्यूसर के पास, तो वो मेरे चॉपर वाले सीन को चॉप कर देगा। तो बोले दिमाग खराब हो गया था, मारुति 800 लाओ, प्रोडक्शन कॉस्ट नीचे करो, मेरा हीरो मारुति 800 से उतरेगा। तो फिर आपके हाथ में सारा कंट्रोल नहीं रहता। प्लस आप किताब जब तक चाहे लिखते रहिए, आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि इस तारीख को जमा करो। लेकिन एक फिल्म 1 साल में बन के बाहर करनी है, तो आपको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना दिया जाता है उनके सेटिस्फैक्शन का स्क्रिप्ट लिखना। गलत, मैं सही गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये डिफरेंस है। ओके। बाकी बॉलीवुड में होने में, बॉलीवुड नहीं बोलना चाहिए, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को इतना कैटेगराइज ना किया जाए। हालांकि नाम रख लिया है सबने, बॉलीवुड, टॉलीवुड, डॉलीवुड सब है, लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में होने के अपने पर्क्स एंड बेनिफिट्स हैं। आप बहुत सारे एक्टर्स से बड़े आराम से मिलते हैं। आप उसमें कुछ ऐसे एक्टर्स और स्टार्स होते हैं जिनसे शायद आप स्टार्स तक हों। आप हुए कभी? मैं फिल्मी एक्टर से तो नहीं हुआ अभी तक। तो किससे हुए? मैं जिस व्यक्ति से स्टार्स तक हुआ हूँ वो दिल्ली के हैं। ओके। हाँ, और मेरे को उनकी वाक शक्ति से प्रेम है, और मुझे लगता है कि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, और मैं बहुत बड़ा कायल हूँ उनका। उनका नाम है सौरभ द्विवेदी। ओह, ओके। द लल्लन डॉग। सो मैं आई प्रेज हिम अलॉट, एंड आई प्रेज हिम ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हिज ह्यूमिलिटी, हिज प्रेजेंस, हिज नॉलेज, his speaking skills. He's very ground to earth. I have met him. So that was for the first time when I felt starstruck. Never before. But मज़ा आता है, you learn a lot from everybody that you look up to. मुंबई में भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरा बहुत अच्छा लगाव है, और जिनको मुझसे भी लगाव है। नहीं तो एक आध फिल्म क्रैक करना और 9 फिल्म क्रैक करने में फ़र्क है। So you need to be in the good books of a lot of people. Right. And you need to keep a lot of people in your good books. तो वो दोनों ठीक ठाक चल रहा है। आइए कभी मिलवाएंगे। आपका फेवरेट कौन है? मैं अभी तक किसी से स्टार स्ट्रक नहीं हुई। नहीं, फिर भी एक्टर। बट मैं मनोज बाजपेयी से एक बार मिली थी। अच्छा। मेरे को मौका मिला था उनके साथ ऐसे बात करने का, तो मेरे को वो बहुत अच्छे लगे। ठीक, आइए फिर हम भी चलेंगे आपके साथ मनोज भैया से मिलने। ठीक है। ऐसे पता है फिल्मी दुनिया में ना बहुत सारे स्क्रिप्ट राइटर्स को नाराज़गी भी रहती है कि शायद उनको उनका क्रेडिट या ड्यू नहीं मिलता उतना। जैसे डायरेक्टर को फिर भी एक मूवी को डायरेक्टर के नाम से जाना जाता है कि ये डायरेक्ट कर रहे हैं, दिस डायरेक्टेड बाय दिस पर्सन। एक्टर्स को वैसे भी उनका ड्यू मिलता है क्योंकि वो फेस होते हैं उस पूरे प्रोजेक्ट का। शायद राइटर को उतना नहीं मिलता ड्यू। आपको ऐसा लगता है? मुझे ऐसा रियलाइज़ हो गया था जब मैं 2015 में पहुंचा था कि फिल्म इंडस्ट्री में राइटर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, लेकिन नाम और फेशियल रिकग्निशन आ पाना बहुत कठिन है। तो मैंने, और क्योंकि मैं बुक भी लिख रहा था, तो मेरे दिमाग में मेरे खुद के लिए ये बहुत सॉर्टेड है कि फॉर मी बुक्स आर फॉर फेम एंड फिल्म्स आर फॉर मनी। तो आप एक इंसान से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वैसे ही आप एक प्रोफेशन से भी सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। फिल्में आपको बहुत अच्छा पैसा देती हैं। आप अच्छी कहानी लिखेंगे तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आपके मुंह मांगी रकम पे उसको खरीदेगा। लेकिन अगर आपको अपना you want to be famous, you want people to recognize you, you must write books. So either you choose what is more prior for you and then you work on those lines, and if you are equally wanting both, then you write both. Which you did. Which I am doing, and बहुत क्लियर है। I cannot run my kitchens with the royalty of my books, and I cannot be famous with the writing of my films. आप वैसे अभी बॉम्बे में ही रहते हो ना? मैं मुंबई में रहता हूँ। बॉम्बे में मड आइलैंड। मड आइलैंड, जी। कैसी जगह है रहने के लिए?
हाँ, बहुत सोच समझ के वो जगह चुनी है मैंने, क्योंकि छोटे गांव का हूँ, खुली खुली जगह का हमेशा से आदत रही है। तो मेरा घर 34th फ्लोर पे है, दोनों तरफ समंदर दिखता है, आइलैंड, मड आइलैंड इट सेल्फ सेज इट ऑल। बोट से हम लोग आना जाना करते हैं। हम लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे मेरे वेसिनिटी में बहुत सारे नोन फेसेस, एक्टर्स और सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। जैसे विक्रांत मासी वहाँ रहते हैं, जैसे अर्चना मैम, अर्चना पूरन सिंह और परमीत सर रहते हैं, जैसे कुमुद मिश्रा एक कमाल के किरदार हैं, कमाल के एक्टर हैं, वो रहते हैं अपने परिवार के साथ, जैसे पंकज त्रिपाठी, पंकज भैया वो रहते हैं, और लगभग सबसे मुलाकात भी हो जाती है, तो अच्छा लगता है। तो कैसे इंसान है पंकज त्रिपाठी, कैसे इंसान है? पंकज भैया से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी तो ओ माई गॉड 2 रिलीज़ हुई थी फ्राइडे को, और संडे को मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो मैं और मेरी समकक्ष खड़े थे और हमने बोला कैसे हैं भैया, तो बोलते हैं अब तक सुरक्षित हैं। तो वो बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, बहुत ठहर ठहर के बात करते हैं। वो जीवन के लगभग हर ऊंच नीच को देख चुके हैं। अभी 4-6 महीने पहले उनके पिता का देहांत हुआ है। मैं उनको स्क्रीन पे बहुत बार देखा हूँ, पर्सनली भी देखा हूँ, पर अपने पिता को याद करके अभी वो भावुक हो गए थे, और मैं उनको स्क्रीन पे देख के भावुक हो गया था। तो कम लोग हैं जो इतनी सफलता पाने के बाद भी ना ज़मीन पे हैं। पंकज भैया ज़मीन पे, इसीलिए वो इतने लोगों से जुड़े हुए। उनसे मिलकर लगता है कि अरे अपना, मतलब अपने बीच का व्यक्ति, मुस्कुराते हुए चेहरे, बहुत अच्छे लिसनर हैं। आप गाना सुना रहे हैं, आप कोई बात कर रहे हैं, चुपचाप बैठे रहेंगे। आप भी, हमें आपसे भी ऐसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। हमें लगा कि आप भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हो। मुझे ऐसा लगा मैं आज बहुत बोला। मैं पेशेंट लिसनर हूँ ना, इसका मतलब कल को आप बोल सकते हो कि पंकज त्रिपाठी जी के बाद अगर कोई पेशेंट लिसनर है तो वह साधका। यही प्रॉब्लम है, पता है, इसीलिए रिलेशनशिप्स बिगड़ जाते हैं। क्यों? मजाक था। इसीलिए बिगड़ जाते रिलेशनशिप। सही बोला आपने, लड़कियों को खुद तो कॉम्प्लीमेंट मिलता नहीं, उनको छीनना पड़ता है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं सादिका, सोचिएगा इस बारे में बाद में, पर इसको प्लीज काटिएगा मत। मैं ऑथर, स्क्रीन राइटर हूँ और ठीक ठाक स्पीकर भी हूँ। आप सोचिए कि अगर आपने मुझे ये नहीं बोला होता कि मेरे बारे में ऐसा बोलना है, सोचना, क्या मालूम मैं आपके बारे में इससे बेहतर बोल या सोच पाता। पर अब आपने मेरे को कन्फाइन कर दिया कि अच्छा ये इतने ही सुनना चाहती, इतने में खुश, ठीक है, इतने ही बोल देंगे। चलो जाने दिया हमने इस मछली को, कहाँ इस जाने दिया? से निकाल के ओशन नहीं, अब तो हम इतना ही बोलेंगे जितना हमको इंस्ट्रक्ट कर दिया गया। नहीं तो ऑथर और राइटर और स्पीकर होने के नाते मेरे दिमाग में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें थी आपके बारे में। मेरे को एक ना जाने माने ऑथर ने वाली चीज़ बोली थी कि हम गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे ना। हम जब तक करेंगे नहीं, हम मौन व्रत लेके बैठ जाएंगे तो हम कैसे करेंगे? तो फिर आप इस बात को जाने और माने। ठीक, जब जाने माने ऑथर ने कहा है तो पहले इस बात को जाने, फिर माने, फिर देखा जाएगा। ठीक है, बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच अक्षत सर, थैंक यू सो मच। मज़ा आया। एंड आपको भी मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। तो कोई एक ऐसा मैसेज आप यंग लोगों को, यंग लड़कों को स्पेशली देना चाहेंगे हमारे मीडियम से? हम लोगों ने इसी पॉडकास्ट में शुरुआत में 1-2 बातें की थी, उसी को मैं इस पूरे पॉडकास्ट का बॉटम लाइन मान के चल रहा हूँ आपके दर्शकों के लिए। डोंट फॉरगिव एंड फॉरगेट। एक बार जो गलती करे वो इंसान, दूसरी बार जो करे वो बुद्धू इंसान, तीसरी बार वही गलती करे गधा। तो जहाँ से हर्ट हो रहे हो वहाँ बार बार मत घुसो जाके। तुम्हारे लिए कोई और होगा जो तुम वैसा समझेगा जैसा तुम चाहते हो। पहला। दूसरा, लव इज़ नॉट इटर्नल। इमोशंस ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है आदमी अंदर से। महिलाएं भी, व्हेन यू विल बी ट्रीटेड, व्हेन यू विल बी कंटिन्यूसली इल ट्रीटेड, आपके अंदर का इमोशन, रस, प्यार, केयर, कंसर्न सब सूख जाएगा। ठुड्डे जैसे खड़े रहोगे, सूखी लकड़ी। फिर कोई सही इंसान मिलेगा और अब आपके पास उसको देने को कुछ होगा नहीं, क्योंकि आपने तो गलत जगह पूरा लुटा दिया है। तो फिर वो सही इंसान जो डिज़र्व कर रहा होगा वो आपको बोलेगा कि, वो क्या लाइन बोली थी आपने कि इमोशनली अनअवेलेबल, मेन आर इमोशनली अनअवेलेबल। तो वो एक महिला आपको ये बोल रही होगी, वो बाकी महिलाएं गलत तरीके के जो आपके जीवन में लोग आए थे उन पे आपने पूरा अवेलेबल इमोशन खर्च कर दिया। तो सोच समझ के खर्च करें। इमोशन पैसे से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो थिंक बिफोर यू स्पेंड इट ऑन समबडी। मेक सेंस। ओके गाइस।